इसके अंदर ये होगा कि 40 अगर स्टूडेंट्स हैं आप लोग मिला के, तो ऑलमोस्ट दे वुड बी 20 ग्रुप्स। 2 लोगों का एक ग्रुप बना लें। वो ग्रुप जो है यू कुड भी कोई भी हो सकता है आप अपने क्लास में से। तो ऑलमोस्ट ये कि 20 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स 40 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कुछ ग्रुप्स जो है वो 3 के भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो ग्रुप जो है आप बना के सीआर को दे दें। सीआर अभी नहीं आया ना, तो ये ज़रा देखिए, ज़रा सीआर से पता करिए कब आएंगे वो, आना भी या नहीं आना। तो पहला तो ये करना है कि आपको ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आपको ये करना है कि आपको एक जो है कंपनी को सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब ये कंपनी जो है ये कौन सी होनी चाहिए? ये वो कंपनी होनी चाहिए जिसकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल डेटा जो है जिसका अवेलेबल हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल डेटा से मतलब ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अमूमन जो है ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये सिर्फ जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही अवेलेबल और क्रेडिबल होती हैं। तो आप या तो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी ले लें, लेकिन उसमें शर्त ये है कि बैंक्स वगैरह आप ना लें, फाइनेंशियल कंपनीज के अलावा, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल एनी पब्लिक कंपनी, या अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप कोई और कंपनी भी ले सकते हैं जो पब्लिक नहीं है, लेकिन वो डेटा क्रेडिबल होना चाहिए। आप लोग जहाँ अपनी जॉब करते हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो कंपनीज भी हो सकती हैं। अगर उनका डेटा अवेलेबल है तो आप वही कंपनी सेलेक्ट कर लें। अगर डेटा नहीं है अवेलेबल तो कोई भी आप पब्लिक कंपनी सेलेक्ट कर लें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डेटा यू ऑल नो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद होता है, पब्लिश होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी ठीक है। सर। हाँ, तो कंपनी जो है आपको नॉन फाइनेंशियल सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना। फाइनेंशियल कंपनीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है, तो आपको जो है आप समझ लें कि नेक्स्ट वीक से पहले मे बी सीआर से बता दें वो लिस्ट भेज दें मुझे जिसके अंदर आप लोगों के ग्रुप के नाम हो। 2 लोगों का ग्रुप हो, 3 के हो सकते हैं, कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 20 ग्रुप्स हम रन करते हैं। और उनकी कंपनी का नाम हो। तो ये 2 चीज़ें जो है ना वो आपको भेजनी होगी, नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें फिर हमें जो है ना उस कंपनी का एनालिसिस करना है बेसिकली। इसमें जो है ना 2 तरह के एनालिसिस होंगे। मैं इसको ज़रा आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है मैंने एक एक्सेल की है, मैंने उसमें भी डाल दिया, आपके फोल्डर में भी है। तो बेसिकली वैसे तो प्रोजेक्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने उसमें कुछ पार्ट्स निकाल दिए। 1 और 2 के बाद मैंने डायरेक्ट 10th पार्ट पे आ गया हूँ, तो आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी होंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसमें पहला तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस करना है।
ओनरशिप स्ट्रक्चर देखना होगा आपको, और जैसे हमने जो शुरू में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि इज देयर एनी सेपरेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड ओनर्स, ये देखना होगा। इसमें ये देखना होगा कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। क्या मैनेजर और ओनर के दरमियान जो है वो यानी क्लियर डिस्टिंक्शंस हैं। देखना होगा हाउ डज द फर्म इंटरेक्ट विद फाइनेंशियल मार्केट, कैसे फर्म जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट मतलब ये है कि अपनी कैपिटल रेज करती है, क्या किया हुआ इससे पहले, ये देखना है। फिर तीसरी चीज़ जो है ना, ये सोशल ऑब्लिगेशन अगर फर्म ने कोई की हुई है सोसाइटी के लिए, वो आपको देखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू सी इन द फर्म, है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने आपको बताया था कि क्या क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये हो सकता है कि फर्म जो है, देखें जब भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। लेकिन अगर कोई फर्म जो है इस ऑब्जेक्टिव से हट के कोई और ऑब्जेक्टिव कर रही होती है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है डिसीजन मेकर्स का। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप कंपनी है तो उसका अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से हट के ग्रुप का इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। इसी तरह से मैनेजर और उसके दरमियान भी आ सकता है कि जो आपका जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर है वो यानी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है कि जो कि या फर्म ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रही है जहाँ पे जो है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ नहीं हो रही, तो वो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, तो ये सब देख सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ये देखना पड़ता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है किसी और जगह से, जिसकी वजह से इस कंपनी के एक्सपेंस में कहीं और फायदा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस में, ठीक है। दूसरा ये कि शेयर होल्डर्स एनालिसिस है, हु इज द एवरेज इन्वेस्टर इन दिस स्टॉक। यानी एवरेज इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि आम इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा शेयर यानी सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग जो है वो किस तरह के इन्वेस्टर के पास है, क्या वो इंस्टीट्यूशन या हैं या पेंशन फंड्स हैं, यानी या ये कि स्मॉल या लार्ज कौन लोग हैं। तो एक तो होता है एवरेज इन्वेस्टर्स और एक होता है मार्जिनल इन्वेस्टर। मार्जिनल इन्वेस्टर क्या होता है कि इसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो बैंक्स हो गए, डीएफआईज हो गए, जो आपको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं फर्म्स के अंदर। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस फर्म के अंदर कोई मार्जिनल इन्वेस्टर है या नहीं है। अगर किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग की हुई है तो वो मार्जिनल इन्वेस्टर हो, ठीक है ना। वो अपना रिस्कीनेस बढ़ा देते हैं बेसिकली फर्म का। तो ये दो तो एनालिसिस है, प्रिलिमिनरी एनालिसिस है, और फिर जो असल आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है वो वैल्यूएशन करना है। यानी कि आपको ये बताना है आसान ज़बान में कि स्टॉक वैल्यूएशन के जिसकी जो स्टॉक प्राइस है वो सही है या गलत है, क्या है वो मार्केट में जो प्राइस चल रही है क्या वो सही प्राइस है, आपके ख्याल से क्या वो सही है, तो उसको आपको जो है ना वो उसकी वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करनी होगी, वो इस तरह से है कि आपको पता है, हमने बताया था पहले कि प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो अगर हम ये कहते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है वो कैश फ्लोज के फॉर्म में होते हैं, तो प्रिसाइसली उसको फ्री कैश फ्लो कहा जाता है, क्योंकि वो हमने बहुत डिस्कस किया था कि फ्री कैश फ्लो इज द अल्टीमेट बेनिफिट जो फर्म्स का होता है। तो अगर आप एक मॉडल बनाया और उसके अंदर आप फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट कर लें, तो आप आज से लेके लेट्स सपोज इन फॉर एवर एक उसके तक के लिए अगर फ्री कैश फ्लो आ जाती है और उन तमाम कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दें किसी खास रेट से, तो आपके पास वैल्यू ऑफ दैट फर्म आ सकती है। वो वैल्यू ऑफ द फर्म में से अगर आप डेट की वैल्यू माइनस कर दें, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और अगर उस वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको शेयर प्राइस आ जाएगी। सो अगर हम ये फार्मूला ये मॉडल यूज़ करें तो यू कैन कैलकुलेट द शेयर प्राइस, ठीक है। पैटर्न यही है कि इसमें वैल्यूएशन आपको करनी होगी और ग्रोथ पैटर्न वुड यू पिक, इसमें जो है अजम्पशंस है बेसिकली, क्योंकि करंट जो कैश फ्लोज हैं वो तो अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आपको जो है कम से कम 10 साल की तो वैल्यूएशन करनी होती है, तो उसके लिए अगले 10 साल के कैश को प्रेडिक्ट करना पड़ता है।
तो कुछ ना कुछ फार्मूला लगा रहे होते हैं। एक तो फार्मूला ये है कि आपने पिछले कैश फ्लो से जो है उसको ग्रो करा दिया एक खास रेट से, तो यू कैन गेट द फ्यूचर कैश फ्लोज। जो भी आप उसमें यानी कि हर चीज़ के अंदर अजम्पशन मौजूद है। अगर आप ये फार्मूला लगा रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि वो कैश फ्लो इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5%, तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट अजम्पशन। तो बेसिकली आपको जो है ना इस वैल्यूएशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको वो अजम्पशन लिखनी होगी कि ये हमने अजम्पशन की है, और बेसिकली द वैलिडिटी ऑफ दैट अजम्पशन ही टेस्ट की जाएगी। ठीक है। तो फिर ये जैसे इसमें लिखा है व्हाट इज द ग्रोथ पैटर्न, तो ये आपने अजम्पशन करनी होगी। हाउ लॉन्ग विल दैट ग्रोथ लास्ट, ये भी आपको अजम्पशन करनी होगी। तो एंड व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ इक्विटी। ठीक है। तो ये जब आपकी आपकी कैश फ्लोज निकालेंगे तो आपको उसकी फर्म की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपको ये करना है। तो इसके अंदर जो आपको सबमिशन पैटर्न क्या होगा कि एक छोटी सी आपको राइट अप देना होगा, नॉट मोर देन 4-5 पेजेस का। उसके अंदर आपको एक्सेल की शीट लगानी होगी जिसके अंदर आपकी ये सारी वैल्यूएशन हुई होंगी, और एक अजम्पशन की शीट लगानी होगी कि उस वैल्यूएशन के अंदर जो आपने अजम्पशन किया वो क्या होगा। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, 2-3 पेजेस में आपने आंसर कर देने होंगे। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर एनालिसिस, बस दैट्स इट। वही कॉपी पेस्ट टाइप की कोई चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो समझ में आई? कोई क्वेश्चन है? असाइनमेंट जो है हमें कब तक जमा करना होगा? अच्छा, हाँ, इसका जो है ये जब आपका बन जाएगा, सो इसकी इसकी जो होगी ना, दे विल बी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो हम चाहे ऑनलाइन ले लेंगे इसी तरह से प्रेजेंटेशन। तो उसमें ये होगा कि आपको जो है ना ये इसकी सॉफ्ट कॉपी आप मुझे मेल कर दीजिएगा या सीआर को दे दीजिएगा, वो एक साथ मुझे दे देंगे। और दूसरा ये कि उसके दिन एग्ज़ाम वाले दिन यानी जो भी होगा वो आप आ जाइएगा, इसी तरह पूरी क्लास आ जाएगी, और हम जो है ना उसमें आपको थोड़ा सा प्रेजेंट करना होगा 5-10 मिनट की, फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो वो प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन आंसर्स की बेस पे आपकी मार्किंग होगी। ठीक है। सर ये जो एक्सेल शीट पे करना होगा तो फॉर्मूला सारे एक्सेल पे सॉल्व करके फिर उनको देना होगा इस तरीके से, हाँ जैसे हाँ, जो हम वो जब आप करेंगे तो वो एक्सेल शीट लगाइएगा जब आप सबमिट करें। तो उसमें जो है आपने जो है फार्मूला वगैरह लगाए हुए होंगे। तो वो मैं आपको भी बताता हूँ किस तरह करना है ना, लेकिन ओवरव्यू ये है जो हमें करना है। सर लेकिन एक्सेल पे तो हमें इस तरीके से फॉर्मूलाज लगाने हैं और सॉल्व करने नहीं आते। तो आप सीख लें, उसमें क्या मसला है। एक्सेल तो आपको आनी चाहिए। एक्सेल क्यों नहीं आता आपको? एक्सेल में तो बड़ा आसान है फार्मूला लगाना। मैं अच्छा आपको या तो कुछ, हाँ, इतना कोई मसला नहीं है। मैं आपको टेम्पलेट भी देखता हूँ, कोई मुझे मिल जाएगी, मैं आपको टेम्पलेट भी सेंड कर दूंगा, लेकिन ये कि कोई इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। एक्सेल तो बहुत बेसिक चीज़ है। सभी सीआर की बात हुई है, वो आउट ऑफ स्टेशन है तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो आज क्लास नहीं ले सकेंगे अच्छा अच्छा। मेहंदी से। हाँ हाँ, ठीक है, चलें, सही है। अगर हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो दो के अगर ग्रुप बनाएंगे तो 20 ग्रुप्स बन 20 जाएंगे। ग्रुप्स, हाँ, मैं भी ये जहन में है 20 ग्रुप्स आपके आपके बन जाने चाहिए ना। तो मैं देखता हूँ आपके पास कोई ऐसी कोई टेम्पलेट मौजूद हो तो फिर मैं आपको अ, इस किताब की भी कुछ टेम्पलेट्स थी।
अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो हमें फाइनली हमें रिजल्ट जो है वो एक्सेल शीट पे बनाना है या पावर पॉइंट पे बनाना है? नहीं कुछ नहीं, आपको जो है उसमें एक्सेल शीट जो आपका जो राइट अप है वो आप वर्ड पे बना लें, उसके साथ आप एक्सेल शीट उसमें फॉर्मूलाज अटैच के लिए अटैच कर दें। ठीक है ओके, हाँ वर्ड फाइल पे बना लें। क्योंकि हाँ आपने कहा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, तो फिर वो पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाते में हैं। आप अपने तौर पे पावर पॉइंट बना लें, जब आपकी वो वाइवा टाइप का होगा तो आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिएगा, लेकिन टाइम इतना नहीं होगा। एक दो ठीक स्लाइडों का आप बना सकते हैं, बना लें, ना भी बनाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल ठीक चीज़ है सर, समझ में आना चाहिए, समझ में आ गई चीज़ वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, मैं एक मिनट। अभी आप हमसे टेम्पलेट शेयर कर लें। हाँ मैं वो एक ढूंढ रहा हूँ, एक टेम्पलेट अगर मिल जाए मुझे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो उसमें कुछ बने बनाए हैं, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी होंगी। सर ऑनलाइन वैसे टेम्पलेट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ये एमएस ऑफिस के वेबसाइट पे। हाँ मतलब वो आप कोई भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का ना, हाँ, बहुत सारे अवेलेबल हैं सर मार्केट। हाँ तो वो ऑनलाइन आप देख लें, फाइनेंशियल मॉडलिंग के टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे बने बनाए। बेसिकली करना क्या होता है कि आपके जो लाइन आइटम्स हैं ना, जो आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, वो आपने एक जगह लिख लेने हैं। उसके बाद जो है आपने एक्सेल में उस साइड पे जो है ना, वो तो लास्ट ईयर के होंगे, उसके अगले प्रोजेक्शंस करनी होगी। तो उसमें आपने कोई ना कोई फार्मूला लगा देना है, तो वो बने बनाए भी फार्मूले मिलते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाती हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, वो आप ले लें। उसके साथ यू कैन मॉडल फ्यूचर्स जो हैं। और जब आप वो मॉडल कर लेंगे, 8-10 साल की मॉडलिंग हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ना एक तरीका होता है जिससे यू कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फर्म ना। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो आपको असल जो आपकी जो असेसमेंट है वो ये वैल्यूएशन की होगी कि कितना ऑब्जेक्टिवली आपने उसको वैल्यू किया है। असल ये असेसमेंट है बेसिकली, कि इसके अंदर सब्जेक्टिवनेस तो नहीं है। तो इसके लिए जो है ना थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, अपना अपने तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें कंपनीज की। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो है वो थोड़ा सा ये देखें कि जो जो कंपनीज का जो तरीका क्या है, ग्रोथ का क्या है, उसके उनके प्रोग्राम्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपने कुछ ना कुछ आपने वैल्यूज अटैच करनी होंगी, यानी कि अजम्पशंस करनी होंगी। तो वो आप अजम्पशंस कर लें, और उसके बाद जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सेल्स इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5%, तो आपने 5% का फॉर्मूला लगा के सेल ग्रो कर दी। इसी तरह से अगर आप ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 80% ऑफ द सेल विच इज फिक्स्ड, अगर आपने पिछले उससे किया है तो आपके पास वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई बेस्ड ऑन सेल्स। तो ये इस तरह से जो है ना मॉडलिंग की जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक किताब आपको मैं डाल देता हूँ इसी में ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग की किताब है। इसमें पूरी की तो किताब तो खैर ये तो प्रॉपर जो है ना, ये वो है जो फुल चैप्टर है ये, यानी कि फुल कोर्स है फाइनेंशियल मॉडलिंग का। तो हमें तो सिर्फ मैं उसमें शायद एक चैप्टर आप कर लीजिएगा जो आपके उसके सर इसके अंदर आप। अगर शॉर्ट की पॉइंट मिल जाए ना, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा कि कम टाइम के अंदर भी हम उसको हाँ हाँ अंडरस्टैंड करके और इजीली कर लें। अगर पूरी बुक अगर होगी तो फिर उसको, आपको पता नहीं है कि नहीं, स्टूडेंट। किताब नहीं पढ़नी आपको, जी, मैं इसमें एक चैप्टर बता देता हूँ, वो पढ़ लीजिएगा। एक मिनट, ठीक ये है। मैंने अभी इसमें इस फोल्डर में डाल दी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बुक के नाम से है। तो ये मैं इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये है किताब ना, तो इसमें जो है, किताब तो खैर बहुत बढ़िया है। और आपके मेरे ख्याल से आपका जो जो टॉपिक होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग होगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। हाँ ये जो चैप्टर 3 है ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, जी सर। ये है बेसिकली ना। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बस एक ही चैप्टर है। एक चैप्टर है तो इट्स ओके सर। हाँ ये बस एक ही चैप्टर है। एक चैप्टर 4 जो है उसकी जो है वो की है उसने, एक्सप्लेनेशन की है मॉडल के फॉर्म में। चैप्टर 3 और 4 पढ़ लीजिएगा। 3 जो है थ्योरी है, 4 उसकी एप्लीकेशन है, वो आपको समझ में आ जाएगी। बिल्डिंग अ फाइनेंशियल मॉडल, ठीक है। हाँ ये चैप्टर 3 है फाइनेंशियल चैप्टर 4। स्टेटमेंट मॉडलिंग, और चैप्टर नंबर 4, बस दैट्स इट। तो ये यही चीज़ आपको करनी है बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग में ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, मैं आपको बताऊँ ये चीज़ जो है ना, आप क्या कहें, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें या क्या कह लें। ये हमारा ये चेंज हो गया पैटर्न, तो अब ये जो है ये बड़ा एप्लीकेटिव है। तो इससे जो है ना आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस आपको आ जाएगी। ये वो प्रोफेशनल मॉडलिंग होती है जो कि आम ये जो लोग जो कर रहे होते हैं, जो रिसर्चर्स जो है ना, जी सर। ये वो काम, तो ये सर बड़ा अच्छा काम है। बेसिकली एक इंडस्ट्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कि एक अगर इंडस्ट्री हाँ है इंडस्ट्री, वो 10 इयर्स के अंदर कितनी ग्रो हुई, या हाँ हाँ हाँ
या जो है रिवर्स में चली गई, माइनस साइड पे जा रही है, तो उसकी फाइनेंशियल जो आर्म्स होते हैं वो बेसिकली हम उसको कैलकुलेट करेंगे हाँ कि वो कितनी कैलकुलेट स्ट्रोंग है या वीक है। बिल्कुल यही चीज़ है। अब जैसे ये है, इन्होंने जो है ये किया है कि इन्होंने मुख्तलिफ डिविडेंड पर शेयर 4-5 साल के निकाले हैं और उसको आप इन्होंने जो है ना फार्मूला लगा दिया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ा इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप करेंगे और एप्लीकेटिव है, मज़ा आएगा आपको करने में, ठीक है ना। ठीक है। जैसे ये आपके लाइन आइटम होता है, इसके आगे आप प्रेडिक्ट करते रहें, ये तो ये आपका करंट है, इसके आगे आप प्रेडिक्ट करते रहें। अब वो प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, जैसे इन्होंने कुछ अजम्पशंस की हुई हैं, अज्यूम टू बी 15% एट द एंड ऑफ द ईयर सेल, अज्यूम टू ग्रो एट 18%, तो जो भी आपके अजम्पशन है वो आप कर लेते हैं, प्लग्स लगा लेते हैं, एंड देन यू कैन प्रिडिक्ट। यहाँ पे देखें ना आपने, उन्होंने पूरा फार्मूला भी लगा के दिया हुआ है कि सेल्स किस तरह से ग्रो हो रही है, ये सारी। अगर मुझे इसका फार्मूला वो भी मिल जाए ना, एक्सेल शीट, वो भी भेज दूंगा आपको। ये तो खैर किताब का है, ये आपको पढ़ लें, ये बिल्कुल जो है ना इसमें इसकी ग्रोथ व्रोथ भी सब कैलकुलेट की हुई है, कि यानी तरीका बताया हुआ है आपने किस तरह से इसको करना है, ठीक है ना। इसी इक्वेशन को अगर हम एक्सेल में डालेंगे तो वो कैलकुलेशन ऑटो पे हो जाएगी। वो ऑटो पे हो जाएगा। अगर मुझे इसकी वो मिल जाती है ना टेम्पलेट, तो मैं वो भेज देता हूँ, तो वो तो फिर तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। ठीक। हाँ ये मैं भेज देता हूँ आपको, मिल गई है। ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या है। ये कुछ मैंने टेम्पलेट भी डाल दी हैं इसमें, चैप्टर 3 की टेम्पलेट्स हैं और चैप्टर 4 की है ना। 4 हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, 3 बार देख लीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिए हैं इसमें, वही जो उन्होंने काम किया हुआ है किताब में, वही चीज़ जो है ना, आप इसको एप्लीकेशन की हुई है इसमें ना। ठीक है। तो ठीक है ना। तो आज जो है ना थोड़ा सा यही डिस्कस की कि थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें एक पार्ट आप लोग वैसे तो सारे कुछ कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ जो थ्योरेटिकली देखनी पड़ेगी वो ये है कि किस तरह से वैल्यू निकालनी है फॉर्म की ना। तो ठीक है। वो जो है हम आज डिस्कस कर लेते हैं, मे बी आज और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है थोड़ी सी वैल्यू तक हो जाएगी। तो ये है कि ये आप लोग जो है एक तो ये कि ग्रुप्स बना के मुझे बता दें, और दूसरा ये कि एक टेंटेटिव डेट दे दें कि कब तक ये हो जाएगा। मे बी 3 हफ्ते ले सर लें। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन है सर, फ्री कैश फ्लो तो हम पढ़ चुके हैं। अब इस हाँ जो आप एवेल्युएशन के लिए WACC की जो कैलकुलेशन होती है वो चैप्टर अभी हमने पढ़ना है। हाँ वो पढ़ना है, अभी आज के डिस्कस करेंगे उसको आज ठीक है सर। डिस्कस करें। हमने वो बॉन्ड का हम छोड़ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि बॉन्ड का इतना इसमें काम नहीं है। असल काम उसके बाद जो स्टॉक वैल्यूएशन का है वो हम चैप्टर डिस्कस कर लेंगे आज, उसमें वो वैल्यूएशन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलें, इसको जो है हम ग्रुप मेंबर्स कितने होंगे? जी क्या कह रहे हैं। मैंने कहा आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, ग्रुप मेंबर्स कितने होंगे? मेंबर आप बता रहा हूँ ना, दो मेंबर्स हों आपके। अगर अगर 40 हैं तो दो महंगे, अगर 40 से कुछ ज़्यादा है, 2-3 ज़्यादा है, तो किसी 2-3 ग्रुप में जो है आप एक एक मेंबर शामिल कर सकते हैं। तो हमारे जो है 20 ग्रुप्स होंगे। चार के कर लें, हाँ चार के कर लें, चार ग्रुप चार मेंबर्स में का जो है ना, एक बना। चार में मैंने एक्सपीरियंस किया, 1-2 फ्री राइडर बन जाते हैं, ठीक है। तो जो है ना, बाकी लोग बेचारे जो है काम कर रहे होते हैं। बाकी मेरा ख्याल है 2 का ग्रुप सही है, उसमें कोऑर्डिनेशन आपकी सही हो जाती है। कुछ अमाउंट। क्योंकि सर पहले हाँ जी बोले। सही, दोनों पहले सेक्शन के easy हो जो होंगे जाएगा। मिला के मेंबर ज्यादा हो जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 40 तो मेरे ख्याल से शायद सेक्शन बी वाले बता रहे हैं, सेक्शन ए के मिला के आई थिंक 55-60 तक पहुंच जाएंगे। ओके अच्छा अच्छा, हाँ 2 सेक्शंस हैं ना आपके। जी
तो उसके अंदर अगर हम लोग 4 का रखते हैं तो मेरे ख्याल में अगर या तो 3 या 4, मेरे ख्याल में 4 बेहतर रहेगा राउंड ऑफ। 4 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं तो हम ग्रुप ज़्यादा कर सर लेते वैसे हैं। आपका एक्सपीरियंस हाँ वैसे आपका एक्सपीरियंस सही है, 2 का ग्रुप सही है, प्रोजेक्ट बढ़ा दें सर। हाँ, ग्रुप बढ़ा देते हैं ना। हाँ, या चलिए एक काम करते हैं ना, हम 3 का कर लेते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर हमारे ग्रुप्स जो हैं वो, अगर आपके टोटल अगर 80 की क्लास है तो तकरीबन 30 के करीब ग्रुप बनेंगे, 30-35 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ये कर लें। जी ठीक है सर। जी सर, ठीक है। ठीक है ना। जी सर। तो अगर 3 का हम रख लेते हैं और 80 है तो तकरीबन 30 भी नहीं बल्कि उससे कम बनेंगे ग्रुप्स ना, तकरीबन नहीं, मैं 30 से ज़्यादा 30 बनेंगे। सर। 30 से ज़्यादा बनेंगे ना, तकरीबन ये कि 40 35 30 के करीब बनेंगे ना। तो बहरहाल जितने भी हैं तो वो जो है ना कंसोलिडेटेड जो है ना, आप मुझे वो दे दें, दोनों सीआर जो है अपने अपने उसकी के अपनी क्लास के। अब ये कि ज़्यादा बेहतर है विद इन द क्लास ही बना लें आप लोग, 2 अलग अलग क्लासें हैं, वो तो फिर मसला हो जाएगा थोड़ा सा, अगर एक क्लास का इधर होगा एक का इधर होगा। तो विद इन द क्लास बना लें आप, और मुझे दोनों सीआर अपनी अपनी लिस्ट दे दें। फिर हम ये कर लेंगे कि फिर हम इस तरह का सेशन रख लेंगे जिसमें आपकी वो हो जाएगी, प्रेजेंटेशन हो जाएंगी ना। ठीक है ना। और मेरा पास है 3 हफ्ते का रख लेते हैं टाइम, आज के बाद से ना, आपकी फाइनल सबमिशन की, तो 3 हफ्ते बाद जो है हम शेड्यूल कर लेंगे प्रेजेंटेशन। बहरहाल वो हम सीआर से डिस्कस भी कर लेंगे, वो भी जो भी आप मुझे हमें ये नहीं बल्कि आप पे छोड़ देता हूँ, आप मुझे एक टेंटेटिव डेट बता दीजिएगा कि भाई इस वक्त तक हम लोगों का रेडी हो जाएगा, तो हम जो है ना उस वक्त प्रेजेंटेशन कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये मैं एज अ गेस्ट इस पे ज्वाइंट हुआ हूँ टीम पे, और आप मुझे इस पे एज अ मेंबर ऐड करेंगे तो वो बुक हम देख सकेंगे जो आपने अभी फोल्डर में ऐड किया। नहीं, ये मैंने वो उस पर शेयर किया हुआ है ना, गूगल ड्राइव पे मैंने शेयर, गूगल गूगल ड्राइव ड्राइव पे पे मैंने, किया आपने? हाँ गूगल ड्राइव का जो आपका फोल्डर है ठीक ना है, उसमें मैंने जी अभी जी जी, डाली उस है, पर शेयर तो किया। वो तो आप एक्सेस ठीक, कर सकते हैं। वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो मैंने अभी अभी डाली है, देख लें, चेक कर लें। मैं चेक ठीक कर है, लेता हूँ। अच्छा। तो अच्छा बस ये कि तो हम ये कि आज वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर 7 था जो कि नहीं होना था इस बार, लेकिन हम कर लेते हैं इसको। इसके अंदर कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ये तो थोड़ा सा वो है, ये इसमें आ जाता है। बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, क्लियर है? जी सर। जी। अच्छा, अब एक चीज़ हमने जो है स्टॉक, ये इससे पहले जो हमने ये चीज़ें हैं, ये बेसिकली ये बताया कि स्टॉक होते क्या हैं। यू ऑल नो इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप, और स्टॉक होल्डर्स जो है वो किस तरह से वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पॉलिसी बनाते हैं। और जो गोल ऑफ द मैनेजमेंट जो है मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस, ये भी हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद जो है स्टॉक ट्रांजैक्शन भी हमने डिस्कस कर ली है, आईपीओ वगैरह। यहाँ पे आ जाते हैं वैल्यूएशन पॉइंट से। तो वैल्यूएशन जो है बेसिकली आप ये समझ लें, स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो तरह की दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं वैल्यूएशन के। एक होता है माइनॉरिटी प्रोस्पेक्टिव और एक होता है मेजॉरिटी प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? माइनॉरिटी प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि ये बेसिकली दे आर टू काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ये मैं ज़रा समझ लें। एक वो शेयर होल्डर होता है जिसका जो है बेसिकली, जैसा मैंने बताया कि शेयर होल्डर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक शेयर होल्डर तो वो होता है कि जो जिसके पास 2000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, तो वो जो है शेयर होल्डर तो होता है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे या कंपनी के शेयर पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है। उसके लिए जो है जो वैल्यूएशन, यानी कि उसके लिए जो डिसीजन होता है कि वो इसी पॉलिसी पे, इसी जो पे आउट पे जो है वो कंपनी के शेयर खरीदे या ना खरीदे, या बेच के निकल जाए।
तो वो होता है माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स। तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। एक होता है मेजॉरिटी शेयर होल्डर। मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो होता है कि जिसके पास इतनी पावर होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सके और वो अपनी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करा सके। जिसके पास 51% शेयर हो, या ऐसा कंसोर्शियम हो, या ऐसा ग्रुप हो जिसके कलेक्टिवली 51% शेयर हो, तो उसको मेजॉरिटी शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है। वैल्यूएशन जो है, स्टॉक वैल्यूएशन जो है और बॉन्ड वैल्यूएशन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो पहले ज़रा समझ लें। इससे पहले हमने कोई भी वैल्यू ऑफ द फर्म की थी, तो स्टॉक और बॉन्ड में एक फ़र्क ये है कि बॉन्ड जो है वो फिक्स रिटर्न होता है और उसकी एक जगह मेचोरिटी, एक ख़ास पीरियड तक मेचोरिटी होती है, जबकि स्टॉक होल्डर शेयर्स की कोई मेचोरिटी नहीं होती। तो अगर हम वैल्यूएशन करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि कहाँ तक उसकी वैल्यू लगाएं, क्योंकि अगर किसी चीज़ की मेचोरिटी ही नहीं है तो वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जैसे आपने यहाँ पे इस मॉडल में देखें, एफसीएफ का एक मॉडल है, इसके अंदर जो एफसीएफ टिल इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैल्यूएशन के लिए कि देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड। सो हाउ डू यू वैल्यू द शेयर व्हिच डजंट हैव एनी मैच्योरिटी। दूसरा ये है कि दूसरी प्रॉब्लम जो वैल्यूएशन में आती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स, वो ये है कि एफसीएफ जो होता है फ्री कैश फ्लो से बेस पे आप वैल्यू कर रहे होते हैं। बॉन्ड के अंदर जो आपका पीएमटी होता है या एनवीटीज होती हैं वो फिक्स होती हैं, या ये कि फिक्स कंपेरेबल टू सम फिक्स बेंचमार्क्स होती हैं। स्टॉक के अंदर जो फ्री कैश फ्लो का कोई फार्मूला नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो टू वैल्यू द स्टॉक जो जिसका जो है वेरिएबल आपका कैश फ्लोज भी हों और ये कि और इनडेफिनेट हो, तो उसका थोड़ा सा जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स। तो मेजॉरिटी, ये तो बात थी। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो एक दूसरा फ़र्क था एक पर्सपेक्टिव से। अब जो माइनॉरिटी की जो वैल्यूएशन होती है वो शुरू होती है आफ्टर द डिविडेंड डिस्काउंट इज अनाउंस, बिकॉज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड जो डिविडेंड जब अनाउंस होता है वहाँ से माइनॉरिटी की वैल्यूएशन स्टार्ट हो रही होती है। तो हम जो माइनॉरिटी की वैल्यूएशन जब कर रहे होते हैं तो अमूमन हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से वैल्यू करते हैं, जबकि बिकॉज मेजॉरिटी की वैल्यूएशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर यू कैन कंट्रोल द डिविडेंड्स। तो हम एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं फ्री कैश फ्लो, क्योंकि फ्री कैश फ्लो जो होती है वही डिविडेंड की फॉर्म में आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम वो फ्री कैश फ्लो से करते हैं। बाज़ कंपनीज होती हैं कि वो सारा का सारा पैसा री इन्वेस्ट कर रही है अपनी कंपनी के अंदर, एज अ रिजल्ट उनको डिविडेंड नहीं मिलता। तो ये डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी ले सकती है, माइनॉरिटी नहीं ले सकती। तो इस वजह से जो है हम, ये दूसरा मॉडल है कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल। तो बेसिकली जो आप लोग जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो वैल्यूएशन करेंगे वो करेंगे कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल के हिसाब से। ठीक है ना। कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल और जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इन दोनों में सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एफसीएफ लिखा हुआ है आपका, यहाँ इसके बजाय डिविडेंड आ जाता है, और नीचे डिस्काउंट फैक्टर में वैक लिखा हुआ है, वैक की बजाय जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या जो भी आपका डिस्काउंट रेट वो आ जाता है। ठीक है। वैक क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एवरेज होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, वैल्यू करने का तरीका क्या है? वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो एफसीएफ जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की अगर एफसीएफ अगर आपके पास आ रही हैं तो उसको आप डिस्काउंट कर देंगे सबमिशन लेके, तो जो है ना ये वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें। जी 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 सर, क्लैरिटी ये चाहिए थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात बोली, जो हमारे पास ये प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं ये डिसीजन मेकर नहीं होते, लेकिन जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं वो भी इनडायरेक्टली डिसीजन मेकर होते हैं, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो एज ए डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है सर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉमन विद इन द कॉमन स्टॉक होते हैं ना, जैसे तो टेक्निकली हर कॉमन स्टॉक डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कॉमन स्टॉक होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका डिसीजन में कोई प्रैक्टिकल किरदार नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है 2000 शेयर हैं ओजीडीसी के, तो आप क्या ओजीडीसी के डिविडेंड पैटर्न को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हालांकि आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं, आपके पास आप यू कैन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आपके पास 2000 शेयर हैं, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग लाहौर में हो रही है, तो आप वहाँ टिकट खरीद के लाहौर जाएं और लाहौर जाके जो है आप एक होटल में क़याम करें और होटल के अंदर फिर आप मीटिंग अटेंड करें और वहाँ पे आप जो है ना अपने वो वोट करें, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज मेजॉरिटी शेयर किसी और के पास है, और वापस आ जाएं। तो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक शेयर होल्डर के लिए। तो टेक्निकली वो होता तो कॉमन स्टॉक होल्डर ही है, लेकिन वो उसका जो से होती है वो ना होने के बराबर होती है, यानी कि वो अपना डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इसी वजह से हम इस वजह से इसको ऐसे लोगों को कहते हैं माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स। तो माइनॉरिटी स्टेक जब होता है तो वो
डिविडेंड के फॉर्म में जो उनको मिल रहा होता है, डिविडेंड जो कंपनी की पॉलिसी होती है उसको देखते हैं कि अगर उन्हें पसंद आ रहा है वो डिविडेंड और उस तरह से बेहतर है तो वो जो है वो उसमें करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, नहीं आता तो नहीं करते। जी, बात समझ में आई? क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, तो ये था FCF तरीका निकालने का कोई भी किसी कंपनी की फर्म की वैल्यू का। अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला परपेचुइटी का भी होता है। तो अगर तो आपके पास एक कैश फ्लो फॉर एवर आ रही हो और वो फिक्स हो, तो अगर आपको लेट सपोज कोई बंदा ये कहे कि मैं जो आपको 10 रुपए जो है ना फॉर एवर देता रहूँगा और कॉस्ट ऑफ उसका जो डिस्काउंट रेट है वो लेट सपोज 10% है, तो आप उसका जो है परपेचुइटी का एक फॉर्मूला है जिससे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो PO फॉर परपेचुइटी लिखा हुआ है ये है कि अगर आपके पास ऐसी कैश फ्लो जो फिक्स है फॉर एवर आ रही है, उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे डिस्काउंट रेट से, तो वो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो जो आज से लेकर इन्फिनिटी तक मिलेंगी, उस तमाम की वैल्यू होगी है। इसकी वजह ये होती है कि जो आज जितना जितना आप आगे चलते रहते हैं टाइम पीरियड में, एज यू अप्रोच इन्फिनिटी द वैल्यू अप्रोच टू जीरो। ठीक है ना? क्योंकि आप यहाँ पे जो है जैसे जैसे कैश फ्लो आगे जाती है उतना ही डिस्काउंट फैक्टर कंपाउंड होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ ये रेज़ टू पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे आपकी जो वैल्यू होगी कैश फ्लो की वो जीरो पे अप्रोच होती रहेगी। तो प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि 30 ईयर्स के ऑनवर्ड जितनी भी कैश फ्लोज होती हैं उसके इतना नेग्लेक्टेबल फैक्टर आ जाता है कि वो वैल्यू पे इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके थ्रू यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी कैश फ्लो जो कि परपेचुइटी का है। ये क्लियर है बात? एनी क्वेश्चंस? जी, तो ये हमारे पास जो हम जो सहारा लेंगे वैल्यूएशन का वो परपेचुइटी के फॉर्मूले का ही लेंगे, इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ठीक है सर ये WACC आपने थोड़ा पहले डिफाइन किया था, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे? जी, सॉरी सर WACC आपने डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा हाँ, दोबारा डिस्क्राइब कर देते हैं। ये WACC वैक कहलाता है। एक्चुअली ये डिस्काउंट फैक्टर है। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ वैल्यू निकालते हैं ना, तो आप जब उसकी कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं, वो डिस्काउंट किससे करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि अगर आप वो पैसा यानी अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपका डिस्काउंट फैक्टर हो जाता है। तो कंपनी के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर होता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कि जो कॉस्ट आपको उस कैपिटल रेस करने के लिए आई है। तो वैक जो है वो एक्चुअली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। यानी कि इस तरह से है कि अगर आपके पास 50% 40-60 रेशो है आपका डेट टू इक्विटी का, यानी 40% डेट और 60% इक्विटी है, तो डेट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉस्ट ऑफ डेट से, विच इज़ इंटरेस्ट रेट जो आप पे करेंगे माइनस टैक्स, और इक्विटी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो जब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, सो यू कैन जो है जो निकल के आएगा उसको कहते हैं वैक या कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसका वेटेड एवरेज ले लेंगे, यानी कि 60% का वेट ले लेंगे और 40% का वेट ले लेंगे, यानी 60 डिवाइड बाई 100 और 40 डिवाइड बाई 100 से आपका वेट्स मिल जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, सो यू विल बी गेटिंग द वैक। क्लियर है? ठीक है जी सर। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इशू होगा, वो ये होगा कि वैक कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है ना? वैक के लिए जो है ना कॉस्ट ऑफ डेट तो बड़ा आसान है, वो तो आपको पता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़रा निकालना मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द वैक? तो ये जो है हम इंशाल्लाह ये कि या तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये इस पूरे उसका जो है ना इस पूरा टॉपिक रखेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कैसे निकलेगी। ठीक है? तो ये इंशाल्लाह ये कर लेंगे। बहरहाल ये जब आपका यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाती है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज बेसिकली ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस प्लस इन्वेस्टमेंट्स। इंट्रिंसिक वैल्यू इज टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस डेट माइनस प्रेफर्ड स्टॉक। तो जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर वैल्यू ऑफ डेट और प्रेफर्ड स्टॉक अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, और अगर वैल्यू ऑफ द इक्विटी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, सो यू विल बी गेटिंग द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज
ये इन्होंने प्राइस लिखी है, ये प्राइस जो है ना इन्फिनिटी तक गई है, उसको आपने डिस्काउंट कर दिया केएस से, तो यू कैन गेट द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को हम इस तरह समझेंगे कि पहले तो हमने कहा कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, कांस्टेंट डिविडेंड मिल रहा है आपको। अगर आपको कांस्टेंट डिविडेंड मिल रहा है और फिक्स रिटर्न मिल रहा है तो आप परपेचुटी से यू कैन कैलकुलेट द प्राइस, यानी कि सिमिलरली आप करेंगे कि डिविडेंड जो है डिविडेंड जो मिल रहा है, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि अ कंपनी इज गिविंग यू 10 प्रेफर्ड स्टॉक जैसे होते हैं। अब प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर क्या होता है कि अगर आपको 100 रुपये मिलेंगे प्रेफर्ड स्टॉक को हर साल, तो वो आपको हर साल 100 रुपये ही मिलेंगे। तो अगर प्रेफर्ड स्टॉक को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक के साथ, तो फिर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक। तो अगर आपके पास जो है 100 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 10% है, तो 100 डिवाइडेड 0.1 यानी 1000 रुपीज़ का वो प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये जो 1000 रुपीज़ है इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द 100 रुपीज़ जो आज मिलेंगे आज से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये तो डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक है। ऑब्वियसली जो प्रेफर्ड स्टॉक के लिए तो आप वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन कॉमन स्टॉक के लिए आप कांस्टेंट ग्रोथ यानी आप जीरो ग्रोथ नहीं होती। तो कॉमन स्टॉक इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ सम परसेंट। ठीक है, ये इशू होता है। तो हाउ डू सवाल ये आता है कि हाउ टू वैल्यू अ ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, ग्रोथ स्टॉक में कैसे उसको कैसे वैल्यू करेंगे अगर जो स्टॉक है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे वैल्यू? पहले तो आपने कोई ग्रोथ रेट निकाल, अब आप इसको ये देखें कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक में यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि डिविडेंड जो है दैट इज ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ जी। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये जी इज 5%, लेट सपोज। तो मैं कहता हूँ कि जो डिविडेंड है वो 5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपका डिविडेंड डी नॉट जो था, डी नॉट जो कि ये है लास्ट डिविडेंड जो है वो $1 था, तो D1 कितना होगा? 1.05 हो जाएगा। 1 + 0.5 रेज़ टू पावर 1, तो 1.5 रेज़ टू पावर 1, तो 1 × 1.5 इज 1.05 रेज़ टू पावर 1, तो ये हो जाएगा 1.05। इसी तरह D2 क्या होगा? D2 भी इस तरह से। तो यू कैन कैलकुलेट ऑल द डिविडेंड टिल 1 से लेके एंड तक, जहाँ तक भी आप कैलकुलेट करना चाहें, इफ़ यू अज्यूम के यू हैव अ कांस्टेंट ग्रोथ। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर आप D1, D2, D3 से फॉर एवर जो है यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, अब हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस। अब ये चीज़ जो है ज़रा ट्रिकी है। इसके अंदर क्या करते हैं प्राइस कैलकुलेट करने के लिए? अगर कांस्टेंट ग्रोथ है, आप एक चीज़ समझ लें, अगर ज़ीरो ग्रोथ होता है, ठीक है, अगर कोई चीज़ ज़ीरो ग्रोथ है तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। फॉर एग्जांपल आप प्रेफर्ड स्टॉक है, उसकी ग्रोथ ज़ीरो है, तो आपने डिवाइड कर दिया 0.1 से, विच इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, यानी कि आप ये समझें कि वो जो इसको अगर विजुलाइज करें, कैश फ्लो है जो कि उसकी न्यूमरेटर फिक्स है विच इज़ कांस्टेंट विच इज़ 100, और डिनोमिनेटर जो है वो कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बिकॉज पहला जो यानी कि अगर आप ये समझें कि ये आप समझ लें कि इसके अंदर न्यूमरेटर फिक्स है, D1, D2, D3 एक ही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो होगा ये कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी ये बढ़ती रहेगी। ये KS जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर 10% भी है तो रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू कम होती रहेगी। तो एज यू अप्रोच टू इन्फिनिटी द वैल्यू अप्रोच टू जीरो, यानी कि डीज का आगे डीज की वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ मूव होती रहेगी। अब आप एक चीज़ समझें कि एक पॉइंट ये है कि एक चीज़ 10% से कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसकी वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे, ठीक है ना, यानी कि एक चीज़ 10% से डिस्काउंट हो रही है तो उसकी वैल्यू इस तरह निकालेंगे। अगर मैं कहता हूं कि डी जो है वो 5% से कंपाउंड भी हो रहा है और जो उसका रिजल्ट है वो 10% डिस्काउंट भी हो रहा है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यानी कि आप ये समझ लें कि हम ये कह रहे हैं कि एक चीज़ 5% से बढ़ी है और साथ साथ 10% से कम हो रही है, तो हम बजाय इसके कि डी को 5% से बढ़ाएं और उसके साथ साथ 10% से कम करें, अगर हम डी को 5% से डिस्काउंट कर देंगे तो आपकी वैल्यू वही आएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है ना। तो यानी कि एक शॉर्टकट है कि बजाय इसके आप हर डी को 5% से कंपाउंड करें और उसके रिजल्टेंट को 10% डिस्काउंट करें, हम डी को ही 5% डिस्काउंट कर दें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो दैट इज द सेम वैल्यू एज इफ के आपने जो है उसको 5% से ग्रो करके 10% से डिस्काउंट किया है। तो बेसिकली हम यहाँ यही कर रहे हैं। बेसिकली आप ये देखें, ये जो है प्रेफर्ड स्टॉक का फॉर्मूला था D/KS।
डिविडेंड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, उसमें से माइनस जी कर दिया। यानी फॉर एग्जांपल अगर डिविडेंड आपका 100 था और कॉस्ट जो है वो लेट सपोज आपकी थी 10%, तो 0.1 में से पॉइंट ग्रोथ रेट अगर 5% था तो आपने 0.05 माइनस कर दिया, तो ये 0.05 रह गया। तो अगर आप इसको डिस्काउंट कर देंगे 0.05 से परपेचुअलिटी, तो यू कैन हैव अ कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, इस तरह से यू कैन वैल्यू अ शेयर विच इज कांस्टेंट ग्रोथ। तो ये जो है प्राइस ऑफ शेयर निकालने का तरीका है अगर आपका डिविडेंड कांस्टेंट है। यहाँ क्लियर हुआ बात? कोई क्वेश्चंस? कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर मैथमेटिकली तो समझ आ रहा है, बट इसमें मैथमेटिकली तो समझ आ रहा है, लेकिन इसमें केएस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। केएस क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, केएस क्या है? कॉस्ट ऑफ, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी है बेसिकली। ये केएस क्या होता है? केएस ये होता है कि अगर आप एक चीज समझें कि जैसे डेट की कॉस्ट होती है, ऐसे इक्विटी की भी कॉस्ट होती है। जैसे डेट की कॉस्ट है इंटरेस्ट रेट, इक्विटी फ्री में नहीं होती आपकी, इसकी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी जो आपने लॉन्च की है, इक्विटी आपने बोरो की है, यानी इक्विटी बोरोइंग है ना आउटसाइडर से। तो अगर आपने इक्विटी कोई बोरो की है तो उसकी जो है एक कॉस्ट होती है, यानी एक रिटर्न एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टर। अगर आप वो रिटर्न नहीं देते तो क्या करेगा कि आपका इन्वेस्टर जो है आपका शेयर सेल कर देगा। ठीक है, तो जब आपका शेयर सेल करेगा तो आपकी प्राइस ऑफ द शेयर कम हो जाएगी। तो बेसिकली टू मेंटेन अ प्राइस ऑफ द शेयर आपको कोई ना कोई रिटर्न देना पड़ता है इन्वेस्टर को, इन ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टर टू होल्ड दैट स्टॉक। वो जो रिटर्न है वो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ये बात समझ में आई? जी सर, ये तो आ रही है, लेकिन अगर फर्ज करें इन्वेस्टर कंपनी का मालिक ही है, उसी ने बनाई है कंपनी, देन देखें, अब अगर वो कंपनी का मालिक है तो उसने कोई ना कोई पैसा डाला होगा ना। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन से उसने कंपनी शुरू की। अच्छा, वो कभी भी ये कहेगा, जब भी वो कंपनी चला रहा होगा तो वो सोचेगा कि यार ये पैसा अगर 100 मिलियन में बैंक में इन्वेस्ट कर देता, या मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता, या मैं कुछ भी कर देता, तो मुझे कुछ ना कोई रिटर्न मिल जाता। तो वो कंपनी उस वक्त तक चलाता रहेगा जब तक कि उसका कोई बेंचमार्क जो उसके जहन में रिटर्न होगा वो कंपनी उतना या उससे ज़्यादा दे रही होगी। अगर कंपनी किसी पॉइंट पे उतना रिटर्न नहीं दे रही होगी, वो कुछ अरसे तक तो वेट करेगा, फिर वो सोचेगा कि यार मैं इसको लिक्विडेट करता हूँ, उसके पैसे निकाल के मैं जो हूँ किसी और जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो चाहे वो अपना ओनर हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, दिमाग में जो उसकी एनालिसिस होगी वो सेम होगी ना, कि आपके पास एक बेंचमार्क है। आप जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक जहन में होता है यार कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए। अगर वो रिटर्न मिलेगा आप होल्ड करेंगे, नहीं मिलेगा तो आप उसको सेल कर देंगे। ठीक है जी सर, क्लियर। अब क्लियर हो गया। लेकिन ये बताएगा कि चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, ये डाटा अवेलेबल होता है कि इन्वेस्टर की कॉस्ट कितनी होती है? नहीं, देखिए प्राइवेट का डेटा अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट में जो है आउटसाइड इन्वेस्टर नहीं आ सकता। सही है, प्राइवेट के अंदर जो ओनर होता है वो इन्वेस्टर होता है। तो प्राइवेट के अंदर जो है वो कंपल्शन नहीं है डेटा की, ओनर के पास अपना डेटा होगा, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है। जब आप पब्लिक करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं, जब आप बाहर से इन्वेस्टर आ रहा होता है तो उसके लिए एक कंपल्शन होती है अब डेटा अवेलेबल। तो जितनी पब्लिक कंपनीज होती हैं उन सबका डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें प्राइवेट नहीं प्रेफरेबल है? नहीं करें आप, हाँ पब्लिक से आप पब्लिक करें। मैंने आपसे कहा ना कि आप पब्लिक करेंगे तो आपका डेटा होगा। अगर आप खुद ओनर है कंपनी के, या आपके पास एक्सेस टू डेटा मौजूद है एक प्राइवेट कंपनी का, तब तो चलें आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो जो है आप पब्लिक लिमिटेड ले लें, सेलेक्ट कर लें, उसका डेटा होगा अवेलेबल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके नो, तो ये इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द प्राइस। अब आप ये देखिए। अच्छा सर, जी जी, 1 सेकंड। जो केएस की अभी आपने मिसाल दी, दिस इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट स्टॉक व्हिच एन इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर। यस। सो ये डिस्काउंट उसका रेट होगा उस डिविडेंड के लिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उससे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द डेट। सो इस तरह से तो ये एक मोटा रेट नहीं इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। गो कि हम आज तक ये सुनते आए हैं कि इक्विटी जो है इट्स चीपर, so it is cheaper for the business, but on the other side, मतलब डिस्काउंट जब आप उसको एज अ डिस्काउंट, फॉर एग्जांपल
मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इक्विटी करूंगा तो मेरा स्टार्ट कैलकुलेशन की होगी रिस्क फ्री प्लस इक्विटी जो भी प्रीमियम उसमें मैं रिस्क प्रीमियम डालना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि इन एनी केस इट हैज टू बी अ बिगर रेट देन द डेट ना। तो इसका मतलब फ्रॉम द इशूअर्स पर्सपेक्टिव बिजनेस के एतबार से ये एक चीप वे है, लेकिन इन्वेस्टर के एतबार से उसका रिटर्न वो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। मतलब मैं अगर वही 10 रुपए मुझे एक स्टॉक दे रहा है तो वो मेरे लिए कम अहम है बनिस्बत उन 10 रुपयों के जो मुझे बैंक एक फिक्स डिपॉजिट पे दे रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास एक शेयर है, मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, आपके पास एक शेयर है वो 10 रुपए का डिविडेंड दे रहा है और आपके पास एक बैंक में डिपॉजिट रखवा दें वो भी 10% देगा, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप जो है ना वो बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि वो 10 रुपए जरूरी नहीं है आपको अगले साल भी 10 रुपए मिले, तो यू हैव मोर रिस्क। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज बेसिकली उसके अंदर सिस्टमेटिक रिस्क मौजूद होता है। इट इज ऑलवेज एक्सपोज टू सिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि सिस्टम के अंदर रिस्क होता है, जबकि बैंक के अंदर जो है बिकॉज यू हैव अ फिक्स काइंड ऑफ अ रिटर्न, तो वो ज़्यादा सेफ होता है। तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दैट सिस्टमेटिक रिस्क इंडिविजुअल विल डिमांड मोर रिटर्न इन केस ऑफ होल्डिंग ऑफ अ स्टॉक। इसी वजह से अगर आपका बॉन्ड का रेट 10% है तो आपका स्टॉक का जो रेट होगा, रिक्वायर्ड रेट होगा, वो मे बी 12 या 15% होगा। ये जो 4 या 5% का डिफरेंस होगा वो इतना होगा कि जो उस एक्स्ट्रा रिस्क को कंपनसेट कर दे जो स्टॉक को होल्ड करने से मिल रहा होता है। अब इसमें कोई सवाल ये भी कह सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज तो आजकल बढ़ रही है तो उसमें तो ज़्यादा रिटर्न है, कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि आज अगर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है तो उसमें तो रिटर्न 20% आ रहा है या इतना % आ रहा है, बैंक में तो इतना नहीं है, तो फिर क्यों जो है इसमें ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो इसकी एक तो वजह ये भी है कि बेसिकली आउटकम जो है ये एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मालूम होती। तो जब मैंने आपको बताया रिस्क इज द चांसेस ऑफ एक्चुअल नॉट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड, तो रिस्क आपका डाउन साइड भी हो सकता है, जैसे मैंने लिवरेज के फॉर्म में कही थी ना, इट इंक्रीज द रिस्कीनेस, तो वो अच्छा भी हो सकता है, कंपनी के लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन जिस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करते हैं उस पॉइंट में आपको नहीं पता होता कि ये स्टॉक बढ़ेगी या कम होगी, तो पॉइंट में रिस्क ज़्यादा होता है। अब आउटकम अच्छा आया या बुरा आया वो रिस्कीनेस की अलामत होती है। तो एट द स्टार्ट स्टॉक्स आर मोर रिस्कियर देन द बॉन्ड, ठीक है, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो। ठीक है, क्लियर है बात? जी, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो ये इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द प्राइस। इसको एक तरह से ये ग्राफिकली भी बताया है कि द डिविडेंड इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ लेट्स सपोज 5%, and whatever that dividend, whatever rate the dividend is growing, that is discounted at the rate of K। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले एक चीज़ को ग्रो कराएं और डिस्काउंट कराएं, या ये कि आप ऐसे रेट से डिस्काउंट कराएं जो कि डिफरेंशियल हो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इस तरह से यू कैन वैल्यू अ कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक। अच्छा, एक सवाल है, व्हाट हैपेंस इफ G इज ग्रेटर देन K is the cost of equity and G is the growth rate, dividend growth rate। क्या ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो? बिल्कुल सर, हो सकता है जी सर, हो सकता है ना कि ग्रोथ हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो, तभी तो हम वो अपनी जो इक्विटी है उसको इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, देखें इसमें एक एनोमली आ सकती है। अगर तो G जो है ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो अगर हम ये फॉर्मूला देखें KS माइनस G में, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू का से जो भी आप डिविडेंड से डिस्काउंट करेंगे तो प्राइस नेगेटिव आ जाएगी। तो प्राइस जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो प्राइस जो है वो मिनिमम पे प्राइस होगी वो जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा, नंबर 1। ठीक है, अच्छा, तो सवाल ये है कि ये ऐसा हो क्यों नहीं सकता? ये तो खैर एक तो फॉर्मूला की पॉइंट से था। एक चीज़ समझ लें, हो सकता है कुछ साल के लिए हो सकता है, लेकिन फॉर एवर नहीं हो सकता। एक चीज़ समझ लें कि जी क्या होती है। जी इज द ग्रोथ रेट, ठीक है ना। ग्रोथ कैसे आती है कंपनी के अंदर, ये ज़रा समझ लें। ग्रोथ ऐसे आती है कि जब आप कुछ डिविडेंड जो आपको देना था वो आप नहीं देते और वो आप रिटेन करते हैं। जब आप रिटेन करते हैं तो वो कंपनी में लगाते हैं। जब वो कंपनी में लगाते हैं तो कंपनी का साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो आपकी अर्निंग की ग्रोथ आती है। तो दिस इज हाउ ग्रोथ टेक प्लेस।
तो अब सवाल ये है कि लेट सपोज आपको 1 रुपया देना है, ठीक है। अगर आपने 1 रुपया पूरा का पूरा डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया तो क्या कंपनी में ग्रोथ आएगी? जी जी नहीं, नहीं आएगी। एक्सपेंशन नहीं होगी, टेंशन से आएगी। नहीं आएगी ना, क्यों? कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा एक्सपेंड करने का। अच्छा, अगर तो कंपनी ने क्या किया कि आधा रुपया दे दिया और आधा रुपया जो है वो रख लिया तो ग्रोथ आएगी। अब जब यानी पॉइंट ये है, इसको एक थ्योरी है, वो अभी तो टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ। डिविडेंड इन रेलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी ये कहती है कि इन्वेस्टर इज इनरेलेवेंट वेदर टू गेट डिविडेंड और नॉट। इसकी वजह क्या होती है कि अगर वो 1 रुपया दे देगा तो इन्वेस्टर अपने एंड पे खुद ही उसको लेट सपोज 10% पे इन्वेस्ट कर देगा, तो उस वो डिविडेंड के ग्रोथ 10% हो जाएगी। अगर वो पैसा जो है वो 1 रुपया रोक लेती है तो वो कंपनी उसको 10% में इन्वेस्ट कर देगी, तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ग्रोथ हो जाएगी, तो वो इन्वेस्टर को फिर ज़्यादा मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर एक्चुअली डजंट केयर कि उसको डिविडेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बिकॉज जो टोटल अर्निंग होती है वो जितना डिविडेंड की फॉर्म में जाएगी तो ग्रोथ उतना ही कम होगी। तो अगर आप ये समझ लें कि टोटल अर्निंग जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी अर्निंग एक्सपेक्टेड, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या केएस को अगर टोटल अर्निंग कह लें, अगर लेट सपोज, यानी कि दिस इज द टोटल रिटर्न दैट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स, तो वो जो है जो ग्रोथ होगी यानी कि उसकी यानी रिटेन अर्निंग होगी, दैट इज द पार्ट ऑफ द रिटर्न। यानी कि ये जो अर्निंग होगी जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा, ये 2 फॉर्म के अंदर होगा, वन इज डिविडेंड्स एंड अदर वन इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो अगर डिविडेंड की अर्निंग ज़्यादा होगी तो कैपिटल गेन कम होगा, लेकिन टोटल बराबर होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्ट कैन बी मोर देन टोटल। तो अगर टोटल अर्निंग 10 है तो कैपिटल गेन 12 नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम 10 ही होगा ना। तो इस वजह से ग्रोथ, अच्छा जितना कैपिटल गेन होगा उतनी ग्रोथ होगी बेसिकली। तो ग्रोथ कैन नॉट एक्सीड द टोटल अर्निंग। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि टोटल अर्निंग जो है वो केएस है यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, विच इज इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कि आपको इस फॉर्म से इतनी पैसा मिलेगा, तो ग्रोथ जो है विच इज द रिटेन अर्निंग पार्ट, रिटेंशन पार्ट ऑफ द, वो कैन नॉट बी फॉर एवर बी ग्रेटर देन द टोटल अर्निंग। हाँ, ये हो सकता है कुछ अर्से तक जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाए एक कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा जो है फॉर एवर आपकी ग्रोथ उस टोटल रिटर्न से ज्यादा हो, यानी अ पार्ट इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सम। क्लियर है? तो जी इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट फॉर एवर। तो शुरू लॉन्ग रन में जी जो है कांस्टेंट रेट पे आ जाएगा, which is less than the KS, which is the required rate of return. Clear है? Any questions? जी सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ है एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल, क्योंकि उससे कभी एक्सीड नहीं कर सकता। हाँ हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में ना थोड़ी सी हाँ। आपकी आवाज़ जो है ना कट के आ रही थी सर। नहीं, मैं जो वो यही कह रहा था कि देखिए ना, एक चीज़ समझ लें, दोबारा बता देता हूँ कि जो कैपिटल है यानी जो भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो टोटल रिटर्न है जो इन्वेस्टर आपसे डिमांड करता है। वो जो रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर आपसे डिमांड करता है, वो जो है वो दो हिस्सों में होता है। वन इज कॉल्ड कैपिटल गेन की फॉर्म में हो सकता है, और एक होता है डिविडेंड की फॉर्म में। अगर आप सारा कुछ डिविडेंड देंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, अगर सारा कुछ कैपिटल गेन देंगे तो डिविडेंड नहीं होगा। तो इन्वेस्टर को डिविडेंड मिले या कैपिटल गेन मिले, वो रिटर्न टोटल फॉर्म में उसको जाना चाहिए। तो इन्वेस्टर डिमांड टोटल रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ग्रोथ जो है, ग्रोथ उस वक्त होती है कि जब आप कोई चीज़ होल्ड करते हैं, जब आप कोई रिटेन करते हैं, क्योंकि जब आप रिटेन नहीं करेंगे तो शेयर ग्रोथ नहीं करेगा। तो जब आप कोई चीज़ रिटेन करते हैं, पैसा रिटेन करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैपिटल गेन कहलाता है। तो अगर हम ग्रोथ को कैपिटल गेन अज्यूम करें और कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट को केएस अज्यूम करें, तो जो पोर्शन ऑफ कैपिटल गेन है वो टोटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल गेन टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सम जो है वो केएस है, उसका एक पार्ट जी है, तो जी कैन नॉट बी ग्रेटर देन द केएस। सही है? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। क्लियर है। तो अच्छा, एक चीज समझ लें, रिटर्न जो होते हैं वो जो हमने बात की, ये जो केएस की बात की ना, केएस ये क्या चीज़ है? केएस एक चीज़ होती है एक्सपेक्टेड, एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड।
एक्सपेक्टेड क्या होती है कि यानी कि जो आप अगले साल विच यू एक्सपेक्ट के नेक्स्ट ईयर जो आपको रिटर्न मिले। रिक्वायर्ड ये होता है कि दिस इज द मिनिमम रिटर्न दैट यू रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन अ सिक्योरिटी, तो उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो जो टोटल जो रिटर्न जो हम जो वो बात कर रहे थे, जो टोटल रिटर्न है जो इससे पहले वाली इक्वेशन में आया था, ये वाला जो फॉर्मूला है KS की जो बात हो रही है, तो ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, इसको रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड निकालने का और रिक्वायर्ड निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस ये इसको समझना है कि ये असल में इससे पहले वाला चैप्टर में एक SML डिस्कस हुआ था, वो हमने अभी स्किप कर दिया। तो एक इक्वेशन होती है, उसको कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। उसके अंदर उसके अंदर एक तरीका होता है जिससे यू कैन कैलकुलेट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिर्फ CAPM से कैलकुलेट नहीं होता, दे आर डिफरेंट मेथड्स। तो इस क्योंकि हमने ये बहुत एट लेंथ डिस्कस नहीं किया है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड। एक और मेथड है जो एक आसान मेथड है, वो ये है कि बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया हुआ है या लोन लिया हुआ है, उसका जो रिटर्न है वो देख लें और उसमें आप अपने तौर पर सब्जेक्टिवली थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम ऐड कर दें, तो आपको जो है वो मिल जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अभी आप इस स्टेज के अंदर CAPM में शायद ना जाएं, क्योंकि इसके अंदर एक बीटा मौजूद होता है, तो वो थोड़ा सा आपको शायद प्रॉब्लम हो। तो आप एक सिंपल सा मेथड कर लें रिक्वायर्ड निकालने के लिए कि उसकी बॉन्ड यील्ड है, उसके अंदर सब्जेक्टिव रिस्क प्रीमियम ऐड कर दें। फिर जो लोग इस कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल हैं CAPM से, तो वो आप इसको थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये एक CAPM की इक्वेशन होती है, इसमें रिस्क फ्री रेट होता है, मार्केट होता है और बीटा होता है। बीटा जो है एक मौका मिला तो किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कि अगर कोई इससे जो है जिसको मालूम हो ये बीटा क्या होता है और ये सब चीज़ें, तो CAPM के थ्रू यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नहीं मालूम तो इसका जो आसान तरीका है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, तो इसका आप ये देख लें उसकी यील्ड कितनी आ रही है। अमूमन ये बैलेंस शीट्स के अंदर, वो इनकम स्टेटमेंट्स में या नोट्स में दिया हुआ होता है कि कंपनी जो है कि बॉन्ड किस रेट पे इशू हुआ हुआ है या कंपनी ने लोन किस रेट पे लिया हुआ होता है, उसमें आपने सब्जेक्टिव आपने 2-4% अपने ऐड कर देना है, वो आपका इक्विटी रिस्क प्रीमियम बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? कोई सवाल? तो बहरहाल अज्यूमिंग के यू नो दिस 13%, ठीक है ना, ये निकालने का तरीका था। हम ये अगर ये आपको मालूम है तो फिर आप इस इक्वेशन में आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये क्वेश्चन ये है कि D0 जो है लास्ट डिविडेंड इज $2, G जो है वो 6% है, दैट मीन्स डिविडेंड विल ग्रो एट द रेट ऑफ 6%। फाइंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल का डिविडेंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? D0 आपका 2% है, D1 आपने कैसे निकाला? D0 इंटू 1.06, तो ये बन जाएगा 2.12। ठीक है, फिर ये आपने निकाला D0 यानी 2 यानी 1 यानी 2 इंटू 1.06 रेज टू पावर 2, तो आपका D0 ये D2 आ गया, ये D3 आ गया, तो 3 साल के डिविडेंड्स आ गए। इन तमाम डिविडेंड को अगर 13% डिस्काउंट कर देंगे तो ये इसकी जो है 3 साल की आ जाएगी। तो ये फर्स्ट ईयर D0 की ये वैल्यू है, D1 की ये, D2 की ये, D3 की प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? जी, क्वेश्चंस? कोई क्लियर है बात? जी क्लियर। ओके, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? उसके लिए क्या करेंगे? जैसे ये फॉर्मूला होता है, D1 से शुरू करते हैं। D0 आपको मालूम था 2 था, तो D1 क्या था? D1 was 2.12, तो आपने कहा कि D1 डिवाइड बाय KS माइनस G, तो KS आपका 13% था, G 6% थी, 13 माइनस 6 इज 0.07, तो दिस विल बी द प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो ये फार्मूला होता है कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक का, जब आपका जो डिविडेंड है वो ग्रो हो रहा होता है। अच्छा, इसमें समझ लें कि परपेचुअल में तो डिविडेंड 1 लें, D2 लें, D इंफिनिटी लें, सब डिविडेंड सेम होगा। कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक के अंदर डिविडेंड जो है टाइम 0 पे दूसरा होगा, टाइम 1 पे दूसरा होगा, टाइम 2 पे दूसरा होगा। तो सवाल ये है कि कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक में डिविडेंड कौन सा लेना है? टाइम 0 का लेना है, टाइम 1 का लेना है, टाइम 2 का लेना है, किसका लेना है? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो फ्यूचर का मतलब ये है D1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि D0 ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैश फ्लो। तो क्योंकि D1 से स्टार्ट करते हैं, तो D1 एंड ऑनवर्ड जितने भी होंगे, इसलिए जो है ना हम यहाँ पे D1 लेते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर है?
तो अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो आपको मिल गई है करंट ईयर की, तो आपको पहले आपको एक पीरियड जो है ना कंपाउंड करना पड़ेगा, D1 निकालना पड़ेगा जिस रेट से भी आप लगाएंगे। उसके बाद जो है ना देन यू कैन कैलकुलेट द प्राइस इफ यू अज्यूम अ कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? अच्छा सर ये जो डी है इसका फ्री कैश फ्लो अज्यूम कर रहे हैं? हाँ, ये कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कह लें उसको। ठीक है, यानी कि ये डिविडेंड है, डिविडेंड कह लें उसको, कैश फ्लो। अगर आप माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के प्रोस्पेक्ट से करते हैं तो वो डिविडेंड होगा, मेजॉरिटी से करेंगे तो कैश फ्लो होगा। इस तरह बस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ये फर्क है, यहाँ डिविडेंड आ जाएगा, यहाँ कैश फ्लो आ जाएगी डिविडेंड की बजाय, और केस की बजाय आपका वैक आ जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है, लेकिन हमें आपने बोला था कॉर्पोरेट ग्रोथ स्टॉक से करना है ना? हाँ, कॉर्पोरेट से करें। ठीक है, इसी तरह से यू कैन कैलकुलेट द प्राइस एट टाइम 1। P1 निकालने के लिए D2 ले लेंगे, P3 निकालने के लिए क्या लेंगे, D4 ले लेंगे। तो जो भी प्राइस आप जहाँ जिस पॉइंट की प्राइस निकालना चाहते हैं उसके 1 साल आगे का जो है डिविडेंड ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? सर जी जी बोलें। अच्छा, रुक रुक के आ रही है, आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा चलें चलें आगे चलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसको, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी ये मैंने वही वाली आपकी बात की थी कि अगर हम D1/P0 करें तो डिविडेंड यील्ड कहलाती है, और अगर पिछला प्राइस और इस साल की प्राइस करेंगे तो कैपिटल गेन यील्ड करेगी। दोनों यील्ड मिला के टोटल यील्ड यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनता है। यानी इसको एक समझ लें कि डिविडेंड जी 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 यील्ड का मतलब बता दें। यील्ड रिटर्न मैंने आपको बताया ना कि केएस जो है वो टोटल रिटर्न कहलाता है। ठीक है, टोटल रिटर्न जो है केएस जो है वो डिपेंड करता है डिविडेंड रिटर्न कितना आ रहा है और कैपिटल गेन रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सवाल करूं कि अगर टोटल रिटर्न 13% है, उसमें डिविडेंड रिटर्न कितना है, कैपिटल गेन रिटर्न कैसे है, तो कैसे निकालेंगे? डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले साल आपको डिविडेंड मिला डिवाइड बाय द इन्वेस्टमेंट। तो आपने जो है अगर 30 रुपये में शेयर खरीदा है, जो कि ये प्राइस आ रही है 30 रुपये, P0 जो आपकी यहाँ पे आई थी 30 रुपये 30.29, तो अगर आप 30.29 में आपने शेयर खरीदा है तो और आपको डिविडेंड मिल रहा है 2.12, तो दैट मीन्स कि 7% आपको रिटर्न मिला है डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, कैपिटल गेन कैसे करेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस। तो P1 निकाला आपने, कैसे निकाला, D2 करके P1 निकाला विच इज 32.1। तो न्यू प्राइस जो है वो 32.1 थी, ओल्ड प्राइस 30.29 थी, इसका जो डिफरेंस था डिवाइड बाय 30.29, दिस इज द कैपिटल गेन विच इज 6%। तो अगर आप डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन मिलाएं तो वो 13% बनता है। ये वही डिस्काउंट रेट है जिस रेट से आपने इसको डिस्काउंट किया था, दिस 13%। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू कैन, दिस इज एक्चुअली वेरीफाइंग दैट द टोटल रिटर्न इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। तो डिविडेंड यील्ड जो है यही आपकी ग्रोथ रेट भी होता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? ये वो है जी, अगर जी 0 हो जाता है तो वो परपेचुइटी का फॉर्मूला बन जाता है, यू कैन कैलकुलेट अ परपेचुअल स्टॉक। ठीक है, क्लियर है? नाउ ये चीज समझ लें। अब जो है हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी तो कोई होती नहीं है, तो कंपनी विल ग्रो एट द रेट ऑफ सम हायर नंबर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड देन आफ्टरवर्ड इट विल रिवर्ट टू अ कांस्टेंट ग्रोथ। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी जो है वो 30% से ग्रो करेगी 3 साल तक, और उसके बाद जो है वो फॉर एवर 6% से ग्रो करेगी। ऐसी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ठीक है, जब तक कि कांस्टेंट ग्रोथ नहीं होती आपको इंडिविजुअली उसको निकालना होगा, जिस पर कांस्टेंट ग्रोथ हो जाती है उसकी प्राइस निकाल लेनी होगी। ठीक है, इसकी जरा एग्जांपल देखते हैं। कंपनी जो है वो 3 साल तक जो है वो 30% से ग्रो करा है, लास्ट डिविडेंड जो है वो $2 दिया था, केएस आपका जो है वो 13% है, तो 3 साल तक इसने 30% से ग्रो किया, उसके बाद जो है ना चौथे साल से वो 6% से ग्रो कर रही है। तो हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर?
तो हमने ये करा कि पहले साल आपने 30% से ग्रो करा डिविडेंड को, डी नॉट इज 2, तो 30% से ग्रो कराया तो ये 2.6 हो गया। नेक्स्ट ईयर आपको 2.6 को 30% से ग्रो कराया तो ये हो गया 3.38। थर्ड ईयर जो है वो 3.38 मजीद 30% से ग्रो हुआ तो ये बन जाएगा 4.39। ठीक है। अब फोर्थ ईयर क्या होगा कि 3 ईयर्स ऑनवर्ड जो है वो ग्रोथ जो है वो 6% हो जाएगी। तो फोर्थ ईयर जो है वो 6% से ग्रो करेगा तो ये बन जाएगा 4.658। ठीक है। तो ये आपने डिविडेंड्स निकाल लिए। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जो फोर्थ ईयर होगा तो दैट मीन्स कि थर्ड ईयर के बाद जितना भी ग्रोथ होगी वो कांस्टेंट होगी। तो अगर हम P3 निकाल लें, P3 मीन्स द प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 3 ईयर्स। अच्छा, P3 इज द प्राइस बिकॉज हम ये कहते हैं कि प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। तो दैट मीन्स कि अगर हमने प्राइस निकाल ली टाइम 3 पे तो दैट मीन्स कि टाइम 3 के बाद की जितनी भी कैश फ्लोज होंगी इन्फिनिटी तक की, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो उस प्राइस में आ जाएगी विच इज 66.54। ठीक है। तो वो हमने कैसे निकाला? P3 के लिए D4 चाहिए होगा, तो P3 के लिए आपने D4 क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया है 4.65, तो वो D4 आ गया आपके पास। डिवाइड किया आपने KS माइनस G के साथ, तो यू कैन कैलकुलेट द प्राइस 66.54। नाउ ये जो 66.54 है इज दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो आपके पास 3 ईयर्स ऑनवर्ड जाती हैं। तो यू हैव अ कैश फ्लो ऑफ दिस व्हिच इज 66.54 एंड देन 1 2 जी जी बोलें। तो अगेन तो नाउ यू कैन गेट दिस कैश फ्लोज। तो आपके पास वन इज द प्राइस विच इज 66.54 एंड देन 1 2 एंड 3 आर द कैश फ्लोज। इफ यू डिस्काउंट दीज ऑल दीज कैश फ्लोज टू टाइम 0 तो फिर आपके पास प्राइस आ जाएगी। तो आपने क्योंकि आपने जो है टाइम 1 पे 2.6 था उसको आपने डिस्काउंट किया तो 2.3 आ गया। टाइम 2 पे 3.38 आ रहा था उसको डिस्काउंट किया तो 2.6 आ गया। टाइम 3 पे जो है डिविडेंड आ रहा था वो आ रहा था 4.39 तो उसको डिस्काउंट कर दिया तो आ गया 3.54। टाइम 3 पर जो है आपकी कैश फ्लो जो आ रही थी प्राइस जो है वो आ रही थी 66.54 उसको डिस्काउंट किया तो ये आ गया 46.110। तो आपने ये सब चीज़ें ऐड की तो ये बन जाती है 54.107। तो दिस इज द प्राइस ऑफ द शेयर जो कि 3 साल तक 30% से ग्रो हो रहा है। जी सर एक चीज़ बताएं, ये आप 4.39 जो आ रहा है ये आप 30% जो माइनस कर रहे हैं बहुत, जो प्लस कर रहे हैं ऐड पर 30% से ये कैसे निकला है? ये आप ये कह रहे हैं ना, ये ऐसे निकला है कि जैसे आपने किया तो कंपाउंड कर रहे हैं 30% से। अगर आपने 2 को कंपाउंड किया एक पीरियड तो कैसे करेंगे? 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से तो ये बन जाएगा 2.6। उसके बाद जब कंपाउंड करेंगे तो 2.6 को मजीद आपने 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कंपाउंडिंग हमने की है ना पीछे। तो इसी तरह से 2 सेकंड से थर्ड पीरियड में कंपाउंड करेंगे तो क्या करेंगे? 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.38 इंटू 1.3 ये बन जाएगा 4.39। ठीक है। तो 6% आप बता दें, 6% का बता दें। 30% तक समझ आ गया, 6% जो निकाला है वो आपने कैसे निकाला है? वो देखें हमने ये सवाल कहा था ना, इससे पहले जो सवाल था वो ये था कि 3 साल के बाद जो है वो 6% से ग्रो करेगा। तो 3 साल तक तो हमने 30% से ग्रो कराया। चौथे साल की ग्रोथ क्या होगी? वो 30% से नहीं होगी। तो चौथे साल की ग्रोथ होगी 6% से। तो 4.39 को जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.06 के साथ, कंपाउंड कर दिया बेसिकली, तो वो आपके आ गया 4.658। ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन हो सकती है, इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द प्राइस। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है? अब आप ये समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको करना ये है कि आपको जो है कम से कम जो है 10 साल की जो है पिछले 10 साल की आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लें। आप 5 साल की ले लें, बहुत मिनिमम 5 साल की ले लें, ज़्यादा बेहतर है आप 10 साल की ले लें। तो आपने सारी लाइन आइटम्स को ले लेना है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेल में डाल दें पिछले 5 साल की। उसके बाद यू कैन कैलकुलेट, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, ट्रेंड मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, कि पिछले 5 साल पर ट्रेंड क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने निकाला है कि ग्रोथ जो है वो 10% से ग्रो कर रही है पिछले 5 साल तक। तो जो भी आपका ट्रेंड आता है उसमें कुछ अजम्पशंस करके अगले 5 से 10 साल की आपने स्टेटमेंट्स निकाल लेनी है। यानी कि अगर 2020 चल रहा है तो आपने लेट्स सपोज 2030 तक की प्रोजेक्शंस कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। उसके बाद जो है आपको फ्री कैश फ्लो निकालने का तरीका मालूम है, तो आपने 2030 तक का फ्री कैश फ्लो निकाल लिया। अब वो फ्री कैश फ्लो जो है एक्चुअली ये डिविडेंड्स के फॉर्म में हो गया। ठीक है ना।
वो जो आपने ग्रो किया था। अच्छा 2030 यानी 10 साल के बाद आप ये अज्यूम करें कि द कंपनी विल ग्रो एट द कांस्टेंट रेट, तो आपने फ्री कैश फ्लो जो 2010 साल का तो आपने निकाल लिया इंडिविजुअली, 10 साल के बाद जो आपने कांस्टेंट ग्रोथ रेट अज्यूम किया और उसके बाद के जो कैश फ्लोज हो गए उससे कांस्टेंट ग्रोथ रेट निकाल लिया, तो आपने इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर 10 ईयर्स निकाल ली। तो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ द 10 ईयर्स और पिछले 10 साल के कैश फ्लोज को आप अगर टाइम जीरो पे डिस्काउंट कर देंगे कॉस्ट ऑफ वैक के साथ, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी फर्म की, उसमें से आप वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो वैल्यू इक्विटी आ जाएगी, और उस वैल्यू ऑफ इक्विटी में को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो वो आपको आ जाएगी शेयर प्राइस ऑफ द फर्म। ठीक है, अब आप उस शेयर प्राइस को कंपेयर कर लें मार्केट में जो प्राइस चल रही है, अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें, नहीं है तो उसको रहने दें। अगर आपकी प्राइस कम ज़्यादा आ रही है और कम है प्राइस तो ओवर अंडर प्राइस है वो इन्वेस्ट कर दीजिएगा। क्लियर है ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप? जी, एनी क्वेश्चंस? सर इसमें जो मेन वैल्यू है जैसे लिखा हुआ है 66.54 और एक जगह लिखा हुआ 54.107, तो मेन वैल्यूएशन कौन सी फिगर होगी? 66.54? 66.54 तो आपकी टाइम 3 की वैल्यू आ रही है। प्राइस जो होगी वो आज की वैल्यू होगी, तो आज की वैल्यू 54.107 होगी ना। ठीक है, ठीक है। तो ये एक और सवाल है कि इन्होंने कहा कि ग्रोथ जो है वो 0% पे 3 साल तक होती है, उसके बाद 6% हो जाती है। तो अगर 0% है तो आपने 2 ले लिया, उसके बाद यहाँ से 6% से ग्रो कराया तो 2.12 हो गया। इन तमाम 2 को जो है आपने डिस्काउंट कर दिया और इससे आपने P3 निकाल लिया, P3 30.29 को भी डिस्काउंट कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, you get 25.72। सो दिस इज अनदर, अगर कोई सवाल है जिसके अंदर यू आर ग्रोइंग एट 0% तो यू कैन कैलकुलेट द प्राइस। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है। नेगेटिव ग्रोथ में क्या प्राइस, अगर कोई आप नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है ग्रोइंग एट द रेट ऑफ -6%, इस केस में प्राइस कैसे निकालेंगे? इसकी प्राइस जो है 9.89 होगी, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये एक्चुअली वो 13 से 19 बन जाएगा। नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है किसी कंपनी में? इन केस ऑफ लॉस हो सकती है, इन केस ऑफ लॉस। हाँ, नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये नहीं है उसकी प्राइस नहीं होगी, उसकी प्राइस बिल्कुल होगी, और डिस्काउंट हाँ मतलब निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि यहाँ नेगेटिव -6 हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल था, ये यहाँ से आपका कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल शुरू हो जाता है। आपने FCF निकाल लिया यहाँ से, FCF के बाद जो है आपने जो है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्री कैश फ्लोज, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक अगर माइनस कर देंगे, अगर मार्केट वैल्यू आपको डेट नहीं मिल रही तो आप उसकी बुक वैल्यू ऑफ डेट को माइनस कर दें, एक ही बात है। बिकॉज अगर कोई बॉन्ड नहीं है, लोन है, तो उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम होती है। तो बुक वैल्यू ऑफ डेट को अगर माइनस कर देंगे, अगर तो फर्म इक्विटी आ जाएगी, और मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, यू गेट द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, आपको वेरीफाई भी हो जाएगा, जो आपकी प्राइस होगी वो आप मार्केट की प्राइस से देख के अंदाजा लग सकते हैं कि आपका काम सही है। और ऑल दो के वो आप वॉइस भी होती है, वो नॉइज होती है, लेकिन ये कि आपका एक रफली आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि काम सही किया है नहीं किया। बहुत तेज पढ़ा रहे जी, आप बहुत तेज पढ़ा रहे, बहुत तेज आगे जा रहे, इसीलिए ज्यादा पढ़ लिया। अच्छा, ज्यादा पढ़ लिया। अच्छा हाँ, ज्यादा पढ़ लिया सर, बस करें सर, ज्यादा पढ़ा दिया आपने। हाँ, बस ये खत्म हो रहा है, बस काफी हो, वैसे आज काफी हो गया, वैसे सही कह रहे हैं। तो लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते दोनों। हाँ? नहीं, मैंने कहा आज हमने पढ़ तो ली, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशंस के साथ दो चीजें
ये हाँ हाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इसकी डिफरेंशिएशन और दूसरा हाँ ग्रोथ, यू नो वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड हाँ व्हाई हाँ यू नो ग्रोथ कैन नॉट बी, यू नो कैन नॉट एक्सीड द हाँ हाँ हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट कोशिश की है इसको थोड़ा सा हमने, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे पास असल में टाइम कम था और ये थोड़ा सा इस तरह चेंज हुआ है, तो इसमें काफ़ी डिस्कशन हो सकती है, खासतौर पे सर रिक्वायर्ड रिटर्न। सो इट कॉर्पोरेट ग्रोथ मॉडल जो फिर डिटेल में पढ़ा दी क्योंकि प्रोजेक्ट बेस कर रहा है हमारा इसके ऊपर। सर क्या कर लें वो डिटेल में? सर ये कॉर्पोरेट ग्रोथ मॉडल जो है क्योंकि प्रोजेक्ट हमने इसी हाँ हाँ, बेस पे मतलब बनाना। इसमें जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अलग सी चीज़ नहीं है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और कॉर्पोरेट ग्रोथ मॉडल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसमें दो चीज़ों का फर्क है, जहाँ पे डी आता है वहाँ एफसीएफ ले लेना होगा, और जहाँ पे आपका केएस आता है वहाँ पे आपको वैक ले लेना होगा, बाकी कोई फर्क नहीं है, वैल्यू वैसी निकलेगी। हाँ, जब वैल्यू निकल जाए तो उसके बाद जो है ना आपको ये करना होगा, जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि कॉमन स्टॉक में से माइनस कर देना है डेट और प्रेफर्ड स्टॉक, तो ये वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आ जाएगी, और वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक से डिवाइड कर नंबर ऑफ शेयर से तो प्राइस आ जाएगी, ये फर्क ये करना है, ठीक है ना। सर ये मार्केट वैल्यू जो होती है, ये मार्केट वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये जो मार्केट में जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू शेयर से में आप वो स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाएं, पीएसएक्स की, आपको आज की वैल्यू मिल जाएगी अपनी कंपनी की, ठीक है ना। यानी फ्यूचर के लिए हमने करंट मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है? नहीं नहीं, ये तो आपने निकाली है ना ये वाली, नहीं आप कौन सी मार्केट, ये वैल्यू तो आपने खुद निकाली है मॉडल के थ्रू। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप निकाल लें प्राइस, ये मार्केट प्राइस होनी चाहिए ना, ये मार्केट प्राइस निकाल लें तो इसको आप कंपेयर कर लें मार्केट की वैल्यू से जो आपकी मिल जाएगी, एक रफ अंदाजा हो जाएगा आपको कि वो जो प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से ज़्यादा है, आपका एनालिसिस कैसा है, ठीक है ना। यू कैन आर्ग्यू कि भाई ये मार्केट की प्राइस सही नहीं है, ये भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस ये होता है कि मार्केट की प्राइस सही होती है, तो यू कैन कंपेयर योर एनालिसिस विद द मार्केट, एक तरह से वो हो जाएगा ना कि जैसे आप समझते हैं कि आपका एनालिसिस कितना सही है कितना गलत है, मैं उस लिहाज से, ठीक है ना। सर आज बस यहाँ तक सही है, अगली यहाँ क्लास तक में सही बढ़ा है ना, दीजिएगा। हाँ यहाँ तक, यहाँ के आगे भी थोड़ा सही होगा, मैं बस इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ये एक बार थोड़ा सा रह गया, ये मॉडलिंग हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वही उसने बताया कि टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अगर आपने पिछले 10 साल की आपने कंपनीज की प्रोजेक्शन कर दी, उसके बाद एक टर्मिनल वैल्यू निकालें, टर्मिनल वैल्यू में यानी वो टर्मिनल वैल्यू क्या है, वो प्राइस है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये वही चीज़ है, उसको जो है ना उसमें कन्वर्ट कर दिया कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल के अंदर, यानी कि ये एफसीएफ है, एफसीएफ जो है पहले -5 आ रही है, फिर 10 20 है, उसके बाद जो है ये 6% से ग्रो होता है, तो उससे आपने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया टाइम 3, और उस टाइम 3 के बाद जो है उन सबको डिस्काउंट कर दिया, तो 416 इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब इसमें से आप वैल्यू ऑफ डेट वगैरह माइनस करेंगे तो प्राइस आ जाएगी। ये बात समझ में आई? ये वही चीज़ है, इसको हमने कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल से किया। क्लियर है? ये इंक्रीज कितने से हो रहा है सर? ये 10% से 6 ये शुरू में, ये तो खैर इंडिविजुअली आपने निकाला है, इसमें कोई आपको नहीं पता, -5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है। हाँ, इसके बाद ये कह रहा है कि 3 साल के बाद कोई भी जो वैल्यू आ रही है 3 साल तक आपने इंडिविजुअली निकाल ली मॉडल के थ्रू, 3 साल के बाद आपने ये कहा है कि जो भी थर्ड ईयर की वैल्यू होगी उससे 6% से ग्रो करेगा, तो 3 साल के बाद जो है ना आपने प्राइस निकाल ली। हाँ 3 साल का तो हमने एज्यूम किया है बॉस। हाँ, अज्यूम किया है। ये जो -5 है, 10 है, 20 है, ये वो वैल्यूज हैं जो आप अपने मॉडल में डाल के जो है इसकी एफसीएफ आ रही होंगी, प्रोजेक्ट किया है ना, और प्रोजेक्शन के बाद जब फॉर एग्जांपल ये आपके कॉन्टेक्स्ट में 10 साल की आपने वैल्यूज निकाल ली, -5 10 20 30 40 जो भी आपकी आ रही है, ये आपने प्रोजेक्ट किया है कि अगले 10 साल की ये वैल्यू होंगी। 10 साल के बाद आप एज्यूम करते हैं कि 10 साल के ऑनवर्ड जो है फॉर्म जो है खास रेट से ग्रो करेगी, विच इस केस में 6% है, तो आपने 10वें साल प्राइस निकाल लेनी है, क्योंकि 10 साल के बाद जितने भी कैश फ्लोज होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसकी प्राइस में आ जाएगी। अब इस प्राइस को और इन तमाम कैश फ्लोज को टाइम 0 पे ले जाएंगे तो ये आपकी आज की जो है वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। ये 10 साल के बाद की वैल्यू ऑफ द फर्म है, और उसके बाद ये पिछले 10 साल के वैल्यू उसको ऐड करेंगे तो वही वैल्यू। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, उस वैल्यू में से आप डेट माइनस कर देंगे, 40 मिलियन की डेट थी इसमें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, जो कि 10 मिलियन शेयर है, तो उसकी आ जाएगी प्राइस, विच इज 37.69। क्लियर है? जी सर। तो ये है बस, इस तरह यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू।
बाकी ये तीसरा मेथड है, ये इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। एनी क्वेश्चंस? तो आज का जो है कोई सवाल है, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज? गुड। सर जैसे अब ये किसी भी कंपनी का हम करेंगे, हाँ, तो इसमें जी और के एस जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना होंगे खुद से या अज्यूम करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको कैलकुलेट, वो देखें ना, वो आप एक कर सकते हैं कि आपने पिछले 10 साल का जो है डेटा देखा, उससे आपको अंदाजा हो गया कि भाई जी क्या है, बेसिकली ग्रोथ रेट ऑफ एफसीएफ ना। तो अगर आपने पिछले 10 साल के एफसीएफ निकाल लिए तो उससे आपको अंदाजा हो गया कि भाई इस रेट से एफसीएफ ग्रो हो रहे हैं। तो उसके बाद आपने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी, उसमें देखा कि फ्यूचर के अंदर क्या यही रेट अप्लाई होगा या थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, तो आपने उसको एडजस्टमेंट करके अगले 10 साल की एफसीएफ निकाल ली। ठीक है ना? तो यानी एक तरह से एवरेज है ये, अब पिछले 10 साल का जो ट्रेंड चल रहा होगा उसका एवरेज लेके। हाँ, मतलब कह सकते हैं उसको कि वो जो पिछले 10 साल देखें। एक तो तरीका ये है कि आप ये अज्यूम करें, ये अजम्पशन है ना बेसिकली, आपने ये अजम्पशन की कि व्हाटएवर इज कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट 10 ईयर दैट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो अच्छा, मेरा जो वैल्यूएशन होगी ना वो आपकी अजम्पशंस पे होगी। कैलकुलेशन तो आप खुद कर ही लेंगे ना, ये तो आपको मॉडलिंग की बात है, तो एक्सेल में चीज़ें डालनी होंगी। मैंने वो टेम्पलेट भी भेज दी है, किताब भी आपको भेज दी है। असल जो है ना अजम्पशंस हैं कि ये अजम्पशन कैसे किया। अगर आपने 5% ग्रोथ रेट लगाया है तो मेरा सवाल ये होगा कि व्हाई यू हैव इंक्रीज्ड, यानी व्हाई यू हैव डन द 5% ग्रोथ रेट। ये अजम्पशंस पे सवाल होगा कि ये अजम्पशन रियलिस्टिक है या नहीं है बेसिकली। बाकी मॉडल बनाना तो बहुत कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ। एंड व्हाट अबाउट केएस? हाँ, का भी थोड़ा सा सर बता देगा एक बार। हाँ, केएस के लिए फिलहाल आप ये अजम्पशन कर लें कि जो उस कंपनी की जो कंपनी की जो वो है, जो वो है, एक जो लोन है, डेट है, उस डेट की कॉस्ट देख लें, इंटरेस्ट रेट देख लें, और उसमें आप 4 या 5% का जो है ना एक सब्जेक्टिव ऐड कर लें उसको सिस्टमेटिक रिस्क के लिए ना, तो वो आप केएस निकल आएगा। हमारे पास क्लासें कितनी बची हैं इस वक्त? अभी तो एक आध क्लास है ना, मेरे ख्याल से हम ये कर लेते हैं अभी। इस पॉइंट तक जो है ना आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि यू कैन एबल टू डू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है ना? एक चीज रह गई केएस की बात ना, तो हम या तो पूरे नेक्स्ट क्लास जो है ना केएस पे रख लेते हैं। ठीक है ना? उसको हम वो सीएपीएम भी हम डिस्कस कर लेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह केएस निकल रहा है, ये सब चीजें। ठीक है ना? क्या ख्याल है? तो आपका वो पॉइंट भी पूरा। वैसे अगर ना भी हो तो अभी इस पॉइंट पर तो आप हैं कि यू कैन डू योर वैल्यूएशन। ठीक है ना? सर थोड़ा सा गाइड कर देगा एक चीज के लिए, जैसे अब हम कोई भी कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उसका क्या एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ें? हाँ, एनुअल रिपोर्ट होगी ना। कंपनी एक तो वगैरह विजिट तो नहीं करना? नहीं, विजिट की जरूरत क्या है, आप डाउनलोड कर लें, आजकल तो सब इंटरनेट पे होता है। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। हाँ, अगर एनुअल रिपोर्ट में तो वो सब भी लिखा होता है ना, कंपनी का फ्यूचर और ये सब चीज़ें कि क्या कंपनी देखती है, तो विजिट की ज़रूरत तो नहीं होती। हाँ, अगर आपको जो है इनसाइट मालूम करनी है ग्रोथ के बारे में, एजम्पशंस के लिए, तो विजिट कर लें, वरना जो है वो तो चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट से मालूम हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हो जाएगा मेरा ख्याल से, इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा इंशाल्लाह, और अच्छा मज़ा आएगा इसमें, आपको खुद इसमें एंजॉय करेंगे। जी, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं ये पीएसएक्स की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाते हैं। आप जैसे भी उसमें डीपीएस हमारा, जब आप psx.com.vk पे डीपीएस के नाम से है, डेटा पोर्टल सर्विसेज, उस पर आप करेंगे तो आप किसी भी कंपनी का एक सिंबल जब लिखेंगे तो उसका एक कार्ड खुल जाएगा, उसमें उसके फाइनेंशियल्स, उसकी वेरियस रेशियोज, पुरानी रिपोर्ट्स, वो सारी उसमें मौजूद होती है। थैंक यू। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है जवाद, थैंक यू सो मच। जस्ट कि अगर आप लिंक शेयर कर दें ग्रुप पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। श्योर, वुड लव टू डू दैट। थैंक्स अ लॉट। तो ना सिर्फ आप ये जो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल के फाइनेंशियल्स भी मिल जाएंगे, अगर नहीं भी मिलते तो मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि आपका पीडीएफ में तो कंपनी की वेबसाइट पे रिपोर्ट्स होती हैं, और हर रिपोर्ट में तकरीबन पिछले 4-5 साल का आपके पास डेटा मौजूद होता है।
तो अगर आप 1-2 रिपोर्ट भी डाउनलोड करेंगे तो यू कैन गेट द डेटा। लेकिन आप जैसे ये कह रहे हैं कि PSX के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आई डोंट नो ये पिछले ईयर्स की भी होगी तो वेल एंड गुड। तो क्योंकि आपको कम से कम 10 साल के फाइनेंशियल्स चाहिए होंगे टू मेक सम रीजनेबल एनालिसिस अबाउट द असम्पशंस ना। सो वो आपको मिल जाएंगे आराम से, और बड़ा अच्छी इन्होंने बात की। और बाकी कुछ प्लग्स रह गए हैं इसके अंदर, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसको डिस्कस कर लेंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस द रिस्क फैक्टर, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये सब चीज़ें, तो वो आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा। तो ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन, कोई प्रोजेक्ट से रिगार्ड या कोई इस तरह से? तो सर ये प्रोजेक्ट सबने बनाना है? किसी दो बंदों का अगर सेम हो गया गलती से, मतलब किसी ने अपना ये लिख दिया कि जैसे मैंने एक सेलेक्ट किया और दूसरे का भी सेम। सॉरी, आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है, जरा बताएं। जी सर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी दो बंदों का प्रोजेक्ट सेम हो गया, मतलब अगर मैंने नेट से निकाला और अगर अल्टीमेटली दूसरे ने भी वही वाला निकाला, तो अगर वो सेम हो गया फिर? नहीं, तो कंपनी सेम अगर होगी तब सेम होगा ना। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर मैंने जो कंपनी सेलेक्ट कर ली और दूसरे ने भी वही कंपनी सेलेक्ट कर ली तो फिर? नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप CR के पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे लिखवा दें अपनी कंपनीज, अपने ग्रुप के नाम और कंपनीज। जो जिसने पहले लिखवा दी है फिर वो दूसरा बंदा वो सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम आप लिखवा दें कि भाई ये मेरी ये कंपनी है। मैंने आप दोबारा बता दिया, कंपनी हैज टू बी नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। ठीक है सर। तो नॉन फाइनेंशियल मतलब कोई नॉन फाइनेंशियल्स मीन बैंकिंग, बैंक, DFIs वगैरह इस टाइप की कंपनी ना हो बस। ओके ओके, ठीक है ना। ठीक। फाइनेंशियल कंपनीज जो है ना वो थोड़ा सा उसका वैल्यूएशन पॉइंट डिफरेंट होता है। आप लोग शायद अभी उस पॉइंट पे, मेरे ख्याल से दैट विल बी मोर एडवांस ना, इस वजह से मैंने इसको आसान करने के लिए कहा। जी बिल्कुल ठीक। और एनीथिंग एल्स? तो आई थिंक आज का काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, और ये कि प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। तो अब ये कर लेते हैं, लेट्स डिसाइड सम टाइमलाइंस। तो आज का जो है इट्स 16 है, तो हमारी अभी क्लासें तो बची हुई है ना, एक क्लास आप और कर लेंगे 23 को, और वो मैं आपको जो है ना इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। तो इन द मीन वाइल 16 से लेके बिफोर द क्लास, यानी लेट्स सपोज फ्राइडे तक, फ्राइडे 21, तो आप एक तो CR को बता दें, मेहदी को बता दें, और दूसरा जो CR हैं दूसरी क्लास के। अच्छा, एक काम ये करें कि दोनों CR मिलाकर जो है ना, देखें अब सवाल ये, इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि या तो मुझे कंसोलिडेटेड भेज दें, तो एक ही भेज दें, या तो कोई एक बंदा भेज दे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक ही क्लास में, यानी अलग अलग क्लासों में एक ही कंपनी सेलेक्ट हो जाए। सो ये ना हो, इसलिए जो है ना कंसोलिडेटेड 30-35 ग्रुप्स के जो है ना आप वो भेज दें, आप अपने एक्सेल में भेज दें कि ये नाम है, ये इसका ये सेक्शन ये है, और ये कंपनी है, ठीक है। तो ये आप जो है ना 21 तारीख तक भेज दें, ठीक है ना। 21 तारीख तक आपकी कंपनी जब फाइनल हो जाएगी तो वो मैं यहाँ पे आपको यानी 21 तारीख तक आप CR को भेज दें अपना सारा डेटा, चाहे तो अभी भेज दें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आ जाएगी। मुझे जो है ना ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास जो है ना CR मुझे सब तमाम लिस्ट भेज देंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा और वो फाइनल हो जाएगी। तो यानी कि 23rd से जो है ना आपका फॉर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो 23rd के बाद जो है हम 3 हफ्ते रख लेते हैं बाय द फाइनल सबमिशन। तो वो दैट वुड बी आई थिंक 5th के बाद, यानी 6th सितंबर या 7 सितंबर होगी आपकी ना, जिसके अंदर यू वुड बी सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। तो सबमिशन कैसे होगी? सबमिशन ऐसी होगी कि यू विल बी सबमिटिंग दैट प्रोजेक्ट टू द CR, और CR मुझे एक फोल्डर बनाकर जो है ना वो भेज देंगे। जब प्रोजेक्ट की जो साइज़ होगा दैट शुड नॉट बी 4-5 पेजेस, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, वैल्यूएशन करनी है, उसकी शीट लगानी है, उसकी वो करनी है। तो इतना छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, ये आप भेज दें। तो फिर हम जो है क्लास शेड्यूल कर लेंगे 6-7 को ऐसी कुछ, और उसके अंदर जो है ये ग्रुप फाइल जो है वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो आप जो है इसी में आ जाइएगा, और ट्राई टू मेक एज ब्रीफ एज पॉसिबल। 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा प्रेजेंटेशन ना हो। ज़रा एक्सप्लेन वैल्यूएशन, बेसिकली हम एक्सप्लेन पूछूंगा आपसे वैल्यूएशन के बारे में,
तो वो आप बता दीजिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो मैं करूँगा, दैट्स इट। तो उसके हिसाब से जो है ये आपका वाइवा एक तरह से हो जाएगा, उसी के बेस पे आपके मार्क्स आ जाएंगे। सर ठीक है सर मेरी जी। एक एडवाइस है सर, एक एडवाइस थी कि मैं चाह रहा था कि ग्रुप में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रुप में तो ग्रुप में डिस्कशन भी तो हो हो रही है, जाएगी। तो ग्रुप में तो हो नहीं रही है। नहीं, हम कंपनी, जैसे आप कह रहे हैं ना, कंपनी सबमिट करा देते हैं। हमारा एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, तो हम चाह रहे थे कि वही ग्रुप आपको आगे फर्दर जो कंपनी कितना हम बड़ा ग्रुप है? कितना बड़ा ग्रुप? 4 बंदे, हाँ 4 पीपल। 4 बंदे तो ज्यादा हो जाएंगे। तो आप बता दें कितने बंदे हो गए? मैंने तो 3 बंदों को कहा है ना आपको। 3 बंदे। हाँ 3 बंदों का ग्रुप बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, वही ग्रुप आप जो भी है, जो भी आपका ग्रुप है, 3 बंदों का ग्रुप है, उसके नाम लिखवा दें सीआर को और कंपनी का नाम लिखवा दें बस। और सीआर के पास अगर एक ही नाम की ज्यादा कंपनी आए तो फिर जो कंपनी पहले आई है उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना सीआर, और बाकी जो दूसरा आने वाला है उसको कहें अपनी कंपनी चेंज कर ले, ठीक है ना। 4 से 3 जब जाएंगे Excuse तो me, दोस्तियां टूट sir. जी 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 बताएं सर एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था, तो फाइनेंशियल ईयर जैसे 1920 है बहुत सी कंपनी का, तो उसकी फाइनेंशियल्स जो है वो अभी तक पब्लिश हुई नहीं है। तो हमें जो है वो 18-19 एंड मतलब उससे पहले के फिर फाइनेंशियल्स पे काम करना हाँ पड़ेगा। जो अवेलेबल हो, जो अवेलेबल हो, लास्ट अवेलेबल हो ना, वो आप रख के उसके बाद आगे प्रोजेक्शंस कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 18-19 का आपको मिल गया तो 19-20 की आप प्रोजेक्शंस कर लीजिएगा, 19-20 एंड लास्ट 10 ईयर्स यानी नेक्स्ट 10 ईयर्स की, ठीक है। ओके सर, ओके। और कुछ? नो सर। तो ठीक है, तो हमारा टेंटेटिवली 6 सितंबर को जो है हमारा वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब ये कि 21 को जो है आप लोग सीआर को भेज दें ताकि वो हमें मिल जाए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर विल बी वाइंडिंग अप दैट कॉन्सेप्ट ना, सारी चीजें। जी सर मैं बस ये थोड़ा सा आपसे, अगर इफ यू कैन, तो सर अगर आप एडवाइस कर सकें, सजेस्ट कर सकें कि मतलब लाइक हम कौन सी इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा वो करें, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और जैसे आपने फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है उसका जो है ना वो एक तरीके से वो कह दिया कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप मतलब जो लेस मतलब लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो अगर हो, तो आप किस इंडस्ट्री की तरफ हमें जो है ना वो सजेस्ट करें? मैन्युफैक्चरिंग सबसे आसान होता है अमूमन, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, आप अक्सर तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो ज़रा इजी होता है, चीज़ें सेम होती हैं, आसान होता है, ठीक है ना। और आपको अक्सर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की मिल जाएंगी, आपको इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरा ये कि छोटी कंपनी हो तो ज़रा आसानी से हो जाता है, बड़ी कंपनी में वो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, तो देख लें, अपने तौर पे देख लें उसको, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। आई जस्ट मेंट टू आस्क कि जैसे स्टील की जो है ना वो इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो हमारे ये वो होते हैं दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक फास्ट मूविंग एफएमसीजीज होती हैं, ये आप किस तरफ, मैं कोई भी इनका कर लें। पूछ रहा देखें था। इसमें आप इसमें एक तो बिजनेस वो बैंक वगैरह ना लें, फाइनेंशियल ना लें, दूसरा ये रेगुलेटेड कंपनीज ना लें, लाइक के इलेक्ट्रिक हो गई, पीटीसी हो गई, या वो कंपनीज ना लें जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलेटेड कंपनीज ना लें। जो फ्री मार्केट कंपनीज होंगी जो कि ऑपरेट कर रही हैं वो आप ले लें, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, एफएमसीजी भी हो सकती है, सब एक जैसी कंपनीज हैं। सर्विस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सर्विस ना लें तो, लेकिन सर्विस कंपनीज भी वैसी होती हैं कि जिसकी सर्विसेज आसान है, आईटी वगैरह टाइप की है, तो वो ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो, थोड़ा सा अगर असिस्टेंस वो कोई आपसे ले मसला नहीं, सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम आप वो उसमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं बात, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैसेज भी छोड़ सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअली। अगर कोई क्लास को डिस्कस करना है तो क्लास में भी हम कर सकते हैं, ये तो आसान है, ऑनलाइन तो बड़ा आसान है। आप बता दीजिएगा हमें एक क्लास रखनी है, क्लास भी रख सकते हैं, वरना एक इंडिविजुअली भी आप कॉल वॉल कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है ना, सही। तो एनीथिंग एल्स? तो हम ये आई थिंक क्लियर है प्रोजेक्ट के बारे में, और